ठीक है, चलो स्टार्ट करता है। लास्ट क्लास में अपन प्रॉपरली क्या किया था, इंश्योरेंस क्लेम को स्टार्ट किया था। एक बार फिर से दिमाग में रिकैप करते हैं। चैप्टर का नाम क्या था? लॉस ऑफ स्टॉक एंड इंश्योरेंस क्लेम फॉर लॉस ऑफ स्टॉक एंड लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो यानी दो सेगमेंट्स है यहाँ पे, एक में स्टॉक के बारे में बात करेगा और एक में प्रॉफिट के बारे में बात करेगा। यानी प्रॉफिट की बातें बाद में आएगी, पहले तो जिस दिन आग लग जाता है उस दिन सबसे पहले नुकसान क्या है, स्टॉक का होता है। तो जिस दिन आग लगेगा उस दिन का स्टॉक आइडेंटिफाई हमें करना है। ठीक है, पहला कंसेप्ट हमें यही बोला था। स्टॉक कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? क्वेश्चन सर्टेन डेटा देगा एंड वी हैव टू प्रिपेयर द मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। थ्रू ट्रेडिंग अकाउंट हम लोग निकाल सकते हैं कि उस दिन मेरा स्टॉक कितना था ऑन द डेट ऑफ फायर। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्टेप क्या करना था कि हम लोग को चेक करना था कि जितना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था क्या हमने उतनी इंश्योरेंस करवा रखी है या उससे कम करवा रखा है। इफ जितना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर था उतना इंश्योरेंस करवा रखा है तो कोई टेंशन नहीं है, जितना लॉस होगा उतना क्लेम एडमिट हो जाएगा। इफ उससे ज्यादा इंश्योरेंस करवा रखी है तो जितना लॉस होगा उतना क्लेम एडमिट हो जाएगा, बट द प्रॉब्लम वाज अंडर इंश्योरेंस। ठीक है, इफ हमने उससे कम इंश्योरेंस करवा रखा है तो वी हैव टू चेक कि किस टाइप का इंश्योरेंस करवा रखा है, वेदर इट वाज एवरेज क्लॉज और विदाउट एवरेज क्लॉज। विदाउट एवरेज क्लॉज था तो हमने सीखा था कि इफ इंश्योर्ड वैल्यू और टोटल लॉस को कंपेयर करेंगे, इंश्योर्ड वैल्यू इज लेसर देन टोटल लॉस, तो मेरा क्लेम अमाउंट सिर्फ इंश्योर्ड वैल्यू ही मिलेगा। फिर लॉस जितना, सपोज मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है 2 लाख, लॉस हुआ है 3 लाख का, तो हम लोग को कितना देगा इंश्योरेंस कंपनी? 2 लाख ही देगा। ठीक है, विच एवर इज लोअर। इफ इंश्योर्ड वैल्यू 3 लाख है और लॉस हुआ है 2 लाख तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? 2 लाख ही देगा। ये था विदाउट एवरेज क्लॉज। फिर हमने देखा था एवरेज क्लॉज। एवरेज क्लॉज क्या होता है? प्रोपोर्शनेटली, कि जितना हमने इंश्योरेंस करवाया है डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय एक्चुअल में कितना लॉस हुआ है। ठीक है, इससे मुझे पता चलता था कि इंश्योरेंस कंपनी मुझे कितना क्लेम एडमिट करेगा। दैट वाज द फर्स्ट पार्ट जहां पे हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक निकाल रहे थे थ्रू मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। लेकिन अभी कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन 2 साल का डेटा दे देगा, बिकॉज करंट ईयर का क्लोजिंग स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, क्लोजिंग स्टॉक निकालने के लिए हम लोग को क्या क्या चाहिए? ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है। ट्रेडिंग अकाउंट में सबसे पहले क्या होगा? ओपनिंग स्टॉक, परचेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, ग्रॉस प्रॉफिट या ग्रॉस लॉस, सेल्स, देन बैलेंसिंग फिगर, क्लोजिंग स्टॉक आएगा। द प्रॉब्लम इज ग्रॉस प्रॉफिट और ग्रॉस लॉस। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस परसेंटेज इफ क्वेश्चन में नहीं रहा तो हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पिछले साल का जो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज है उसी को यूनिफॉर्म मानना पड़ेगा। उसके लिए क्वेश्चन आपको डेटा देगा प्रीवियस ईयर का, आपको प्रीवियस ईयर का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा और उसके बेसिस पे आपको ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना पड़ेगा। हाँ, इफ क्वेश्चन बोले ट्रेंड है, ट्रेंड का मतलब देखो क्या होता है, जब टाइम आगे बढ़ता है, टाइम वैल्यू ऑफ मनी हमने पढ़ा था, तो समय के साथ पैसे की वैल्यू भी तो बढ़ेगी, आपका लिविंग स्टैंडर्ड भी इंक्रीज होता है, महंगाई भी बढ़ती है। तो क्वेश्चन कभी कभी बोलेगा कि देयर इज अ इंक्रीज ऑफ 5% ट्रेंड। ठीक है, यानी पिछले साल आपका प्रॉफिट 25% था तो इस बार आपकी assumption इट विल बी 30%। देयर विल बी इंक्रीज इन सेल्स बाय 20%, यानी जितने साल जितना टर्नओवर मेरा प्रीवियस ईयर में था उससे 20% ज्यादा होना है इस बार। ठीक है, इसको अपन ट्रेंड बोलते हैं। ट्रेंड कैन बी अपवर्ड और डाउनवर्ड। महंगाई की वजह से चीजें महंगी भी हो सकती है, सस्ती भी हो सकती है। ठीक है, इफ सप्लाई बहुत ज्यादा हो गया तो चीजें सस्ती हो जाएगी। क्लियर है? तो ये ट्रेंड के फैक्टर को भी अपने को ध्यान में रखना है। जीपी परसेंटेज कभी कभी चाहिएगा। फिर और एक सिनेरियो हमने सीखा था कि while preparing trading account we will only consider normal items, we won't consider abnormal item। तो क्या एबनॉर्मल आइटम कंसीडर करने से हम लोग का आंसर नहीं निकलेगा? क्या निकलेगा, बट फिर जीपी को सेग्रीगेट करना पड़ेगा। ग्रॉस प्रॉफिट जो एबनॉर्मल आइटम का है उसको अलग से निकालना पड़ेगा और जो नॉर्मल जीपी रेशियो है नॉर्मल गुड्स पे वो हम लोग को अलग निकालना पड़ेगा, तब जाके आपका करेक्ट क्लोजिंग स्टॉक आएगा। इज इट क्लियर? उसके बाद हमने लास्ट क्लास में पूरा देखा था कि कैसे वी कैन स्कोर 75 प्लस।
ठीक है, जिस हिसाब से शिद्दत से एक एक चैप्टर करेंगे, खत्म करते जाएंगे। एंड आफ्टर एवरी 1 to 2 टॉपिक हम लोग को टेस्ट करना है। लगेगा तो एक दिन का ब्रेक लेंगे बीच में, ठीक है, उसमें तुम फिर से रिवाइज करना, एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो होगा वो सारे प्रैक्टिस कर लेना, फिर अपन टेस्ट करेंगे। ऐसे करते करते क्या होगा, 2-2 टॉपिक्स पॉकेट में आते जाएंगे और मार्क्स सिक्योर होता जाएगा। क्लियर है? किसी को कोई भी डाउट कि कौन से क्वेश्चंस करने हैं, स्टडी मेट पूरा कवर करना है, पास्ट पेपर्स पूरे कवर करने हैं, 3 से 4 अटेम्प्ट की आरटीपी, रिसेंट 2 एमटीपी, और तुम्हारे अटेम्प्ट में जो एमटीपी आएगी वो उतना कर लिए ना, मोर देन एनफ है। फिर भी मुझे लगा कि कहीं पे तुम लोग का कि कुछ क्वेश्चंस अच्छे कहीं पे मिले तो वो मैं टेस्ट में तुम लोग को देता रहूंगा, बट उससे ज्यादा तुम्हें दिमाग ही नहीं चलाना। यदि तुमने उतने क्वेश्चंस का हर एक सिनेरियो, बिकॉज एवरी क्वेश्चंस गिव यू सर्टेन एडिशनल पॉइंट, बस आपको वो याद रखना है। एंड एवरी टाइम व्हेनेवर वी स्टार्ट अवर लेक्चर, हम लोग को ऐसे ही रिवाइज करना है कि लास्ट क्लास में इतना कुछ पढ़ा था, ये क्वेश्चन किया था। आपको पिक्चराइज होना चाहिए कि मैंने ये क्वेश्चन किया था, उसमें ये पॉइंट था, मेरा यहाँ हाथ रुका, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन मैंने ये किया था। जब तक आप वो नहीं कर सकते, आप घर पे भी रिवीजन नहीं कर सकते। जब भी इवन प्रैक्टिकल सब्जेक्ट कैन बी थ्योरेटिकली रिवाइज। थ्योरी चैप्टर्स को आप क्या करते हो, ऐसे तो रिवीजन करते हो, प्रैक्टिकल भी कर सकते हो। पहले पूरा हाथ से निकाल लिया, यानी अब हमें पता है प्रेजेंटेशन क्या करना है, अब करना क्या है, बस उसको रिकैपिटलाइज करना है। रिकैपिटलाइज करने के लिए क्या है, सोचना है कि किसके बाद क्या किया था। एक बार वो क्लियर है ना, तो एग्जाम में भी याद आएगा कि किस स्टेप के बाद तुमने क्या किया था और कहाँ पे तुम्हारा बार बार सिली मिस्टेक्स होता है। क्लियर है? इतना ही किया था हमने, लास्ट क्लास में सब कुछ लिख लिया था। लॉस ऑफ स्टॉक क्या होता है, ठीक है, इंश्योर्ड, अंडर इंश्योर्ड, इन सब के बारे में पढ़ा था। कुछ एग्जांपल्स देख के हमने एवरेज क्लॉज, विदाउट एवरेज क्लॉज के बारे में बात किया था। फिर सेल्वेज गुड्स क्या होता है, वो गुड्स जो आग लगने की वजह से थोड़ा बहुत खराब हो गया लेकिन हमने बचा लिया, तो सेल्वेज गुड्स कभी भी लॉस नहीं है, क्योंकि हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वापस रीसेल कर सकते हैं। क्या एज इट इज रीसेल होता है या कभी कभी रिकंडीशनिंग करवाना पड़ता है? नॉर्मली तो रिकंडीशन उसको करवाना ही पड़ेगा। क्यों? क्योंकि वो थोड़ा बहुत जल गया या खराब हो चुका होगा, तो थोड़ा सा ठीक करवाएंगे, तभी मार्केट में वो सेलेबल कंडीशन में आएगा। तो रिकंडीशनिंग कॉस्ट इज ऑल्सो एडेड टू द कॉस्ट ऑफ सेल्वेज गुड्स। फिर उसको सेलिंग प्राइस से जब कंपेयर करते हैं, देन वी गेट प्रॉफिट और लॉस ऑन सेल्वेज स्टॉक। क्लियर है? ये वाला पार्ट था। लास्ट में कंक्लूजन देख लिया था हम लोगों ने। अब करते हैं इसके आगे क्वेश्चंस। इलस्ट्रेशन नंबर 2 तक अपना हो चुका था। वी हैव टू डू फर्दर क्वेश्चंस। देखो इलस्ट्रेशन नंबर 3, आपके बुक में भी यही है, इलस्ट्रेशन नंबर 3, राइट? तो देखते हैं क्वेश्चन क्या बोलता है। On 20th of October 2011, the godown and business premises of Aman Limited were affected by fire. 20 अक्टूबर को क्या हुआ, आग लग गया अपने वहां पे। From the salvaged accounting records, what do you mean by salvaged accounting records? बचा कुचा अकाउंट, जब आग लगता है तो सब कुछ ही जला होगा ना। हमारे गोडाउन के अंदर में जो बुक्स ऑफ रिकॉर्ड्स थे वो भी जल गए होंगे, उसमें से जो बचा कुचा था उसके बेसिस पे हमने पता किया कि ये सारी इंफॉर्मेशन है, ठीक है। द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल। क्या क्या था कि स्टॉक ऑफ गुड्स एट द रेट 10% लोअर देन कॉस्ट एज ऑन 31 मार्च 2011। यानी ये जो मेरा स्टॉक है वो 90% है, 10% लेस है ना। पिछले साल 31 मार्च 2011 में मेरा स्टॉक था जितना भी था उससे 10% कम है ये। तो 1 अप्रैल 2011 जो ओपनिंग स्टॉक होना है उसको तो 10% इंक्रीज करना पड़ेगा। क्लियर है? तो ये मुझे गारंटी होना चाहिए, दिस इज माय 90% स्कोर, 90% स्टॉक, ये मेरा 90% है। नेक्स्ट, परचेज लेस रिटर्न, यानी 1 अप्रैल से लेके जिस दिन तक आग लगा उस दिन तक हमने इतना नेट परचेज किया, उस दिन से लेके ईयर स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक हमने नेट सेल्स किया इतना। एडिशनल इंफॉर्मेशन, सेल्स अप टू 20th of October 2011 includes 80,000 for which goods had not been dispatched। इसका मतलब क्या, मतलब वो हमारे गोडाउन में था तो वो भी तो नुकसान ही है।
वो भी तो लॉस ही हुआ होगा मेरा, तो उसको स्टॉक में काउंट करना पड़ेगा अपने को। क्लियर है? क्योंकि हमने कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं किया, तो जब आग लगी होगी वो तो मेरे गोडाउन में था, तो वो भी जल गया मेरा, दैट इज ऑल्सो लॉस। नेक्स्ट, परचेज up to 20th October 2011 did not include 40,000 for which purchase invoice had not been received from supplier, though goods have been received in godown. परचेज में ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्या निकालना है, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। हमें ये नहीं निकालना एज पर बुक रिकॉर्ड्स कितना स्टॉक था, अकाउंटिंग पर्सपेक्टिव नहीं, हमें क्या निकालना है, जिस दिन आग लगी थी उस दिन कितना स्टॉक था। तो ये जो मेरे पास परचेज बिल नहीं आया लेकिन गुड्स तो आ चुका था, तो 40,000 तो ऐड होगा ही होगा। क्लियर है? पास्ट रिकॉर्ड शोज द ग्रॉस प्रॉफिट रेट ऑफ 25%, यानी पिछले साल हमारा जीपी परसेंटेज कितना था, 25%। क्वेश्चन नहीं बोला था वही यूनिफॉर्मिटी चलेगा करंट ईयर में भी। The value of goods salvaged from fire 31,000, इतना हमने बचा लिया। Aman Limited has insured their stock for 1 lakh, हमने इंश्योरेंस कितना करवा रखा है, 1 लाख रुपए का इंश्योरेंस। Compute the amount of claim to be lodged to the insurance company, हम लोग को बताना है कि कितना क्लेम हम लोग लॉन्च करेंगे, मतलब इंश्योरेंस कंपनी को जाके बोलेंगे कि एटलीस्ट हमको इतना का क्लेम तो दो। ठीक है? तो यहाँ पे सबसे पहले क्या है, क्या स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर अवेलेबल है क्या मेरे पास में, निकालना पड़ेगा वो। ठीक है? वो निकालने के लिए क्या करेंगे, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट, नेवर एवर से ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट बनता है एक्चुअल वाला जो ईयर एंड में। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ईयर एंड होने से पहले एक कोई पर्टिकुलर डेट पे ट्रेडिंग अकाउंट का वैल्यूज को पुट डाउन करेंगे। सो वी विल बी यूजिंग द टर्म मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट। ठीक है? मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे अपन। ऑन सेल्स, जब क्वेश्चन कुछ नहीं बोले देन वी विल ऑलवेज टेक जीपी परसेंटेज ऑन सेल्स। मेमोरेंडम trading account as on 20th October 2011, जहां पे जिसको डाउट रहेगा, छोटा सा भी डाउट रहेगा, मन में कोई भी क्वेरी आए, ऐसा नहीं सोचना है कि पास वाला क्या सोचेगा, बिंदास पूछो, कोई दिक्कत नहीं है। कैसे भी डाउट आए, कोई भी ख्याल आए, बिकॉज कोई भी चीज आपके कंसेप्ट को यदि रोक रहा है तो आपका काम है पूछना, बिंदास पूछो। तो अपने पास में ऐसे भी लिख सकते हैं, मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st of April to 20th of October 11, एज ऑन वर्ड इसलिए यूज नहीं कर रहे क्योंकि एक पर्टिकुलर पॉइंट पे नहीं, एक पर्टिकुलर पीरियड के बारे में ट्रेडिंग अकाउंट बनता है, और यहाँ पे हम पूरे साल भर का नहीं बना रहे, ईयर के स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक। ठीक है? ट्रेडिंग अकाउंट के एलिमेंट्स आपको याद होने चाहिए। सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक कितना लेंगे, जितना क्वेश्चन में दिया हुआ है उतना लेंगे ना, क्या करेंगे, वो तो 90% उसको 100% लाना पड़ेगा। तो 2,16,000 डिवाइडेड बाय 90%, इट विल बी 2,40,000। इसमें तो शक नहीं है, लास्ट क्लास में भी हमने इसी चीज का देखा था। उसके बाद में परचेजेस टू नेट परचेजेस, क्वेश्चन में आपको परचेज दिया हुआ था 2,80,000, राइट, लेकिन उसमें से क्या बोला था, एक गुड्स ऐसा था जो हमारे गोडाउन में आ चुका,
बट हमको बिल नहीं मिला था। बिल नहीं मिला था तो हमने अकाउंटिंग नहीं किया होगा, उसको भी हमें हमारे स्टॉक में काउंट करना है। तो परचेज क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। मेरा परचेज था 2,80,000, उसमें 40,000 ऐड करेंगे ना, तो मेरा स्टॉक परचेज हो जाएगा 3,20,000। सेल्स, सेल्स कितना था 620, लेकिन उसमें से 80,000 का गुड्स तो हमारे गोडाउन में ही था, कस्टमर को डिस्पैच ही नहीं किया, तो वो तो खत्म हो गया, तो उसको तो सेल्स में काउंट ही मत करो। नेट सेल्स कितना है आपका 5,40,000। क्वेश्चन में दे रखा है जीपी परसेंटेज कितना है 25%, कुछ आगे बोला नहीं, मतलब ऑन सेल्स है। तो 5,40,000 का 25%, इट विल बी 1,35,000। नाउ वी हैव ऑल द एलिमेंट्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो थे नहीं, तो क्या करें, क्या क्लोजिंग स्टॉक एज ए बैलेंसिंग फिगर निकल जाएगा। बाय क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा अपना 1,55,000, बिल्कुल करेक्ट। हाँ, क्योंकि उसको हम सेल ही नहीं कंसीडर करेंगे ना। सपोज तुम मेरी दुकान में आए, बोली कि भैया ये गुड्स खरीदना है, मैंने तुम्हें बेच दिया, सेल बिल काट के दे दिया, बट वो गुड्स मेरे दुकान में पड़ा है। अब कल तुम जब लेने आए उससे पहले मेरी दुकान में आग लग गया, तुम हमको कुछ देगा ही नहीं ना, तुम बोलेगा भैया ना तो गुड्स मिला, मुझे कुछ मिला ही नहीं, तो प्रॉफिट किस चीज का। तो एक चीज देखने को मिल रहा है, जिस दिन आग लगा उस दिन स्टॉक था 1,55,000, यानी कहना है दिस इज माई इंश्योरेबल अमाउंट। हमेशा ध्यान रखना, इंश्योरेबल किसको बोलते हैं, जितने का हमें इंश्योरेंस करवा लेना चाहिए था। कितना करवाना चाहिए था, जितना स्टॉक मेरा ऑन द डेट ऑफ फायर है उतना कम से कम करवाना चाहिए था, यदि आपको पूरा क्लेम चाहिए तो। सो योर इंश्योरेबल अमाउंट वाज 1,55,000, वेयर एज आपने इंश्योर्ड कराया कितना 1,00,000 का इंश्योरेंस करवा रखा है आपने, यानी आपने अंडर इंश्योरेंस करवा रखा है। तो आपको इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगा, बेवकूफ समझा है क्या, 1,00,000 का स्टॉक का इंश्योरेंस करवाया था और क्लेम मांगने आ रहे हो 155, देगा क्या, नहीं देगा। तो वो क्या लगाएगा, एवरेज क्लॉज। तो अमाउंट ऑफ क्लेम कैसे निकलेगा, क्या था, इंश्योर्ड वैल्यू डिवाइडेड बाय इंश्योरेबल, जितना करवा रखा है डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक। तो एक बात बताओ, क्या ये पूरा 1,55,000 आपका एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक है क्या, इसमें से तो कुछ हमने बचा लिया था, कितना बचा लिया था 31,000, तो वो माइनस हो जाएगा। तो मेरा इंश्योर्ड वैल्यू है 1,00,000, इंश्योरेंस करवाना चाहिए था 155, और एक्चुअल लॉस कितना है 155 माइनस 31,000। क्लियर है, कितना आएगा अमाउंट 80,000 इज योर क्लेम अमाउंट। क्लियर है क्वेश्चन, अब समझ में आ रहा है, किसी को डाउट यहाँ का। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जा सकते हैं अपन। चलो एक बार आप लोग रीड करो, ट्राई करो, देखो आप लोगों से होता है क्या, सेम कंसेप्ट पे ही है। ठीक है, देखो इलस्ट्रेशन नंबर 5 4 हो गया अपने से। इलस्ट्रेशन नंबर 5,
On 1st of April 2012, the stock of Sri Ramesh was destroyed by fire, but sufficient records were saved from which the following particulars were ascertained. क्या हुआ? ईयर के स्टार्टिंग में ही आपका क्या हो गया? ईयर का स्टार्टिंग है क्या? यस, ईयर का स्टार्टिंग तो नहीं है, इट्स अ कैलेंडर ईयर इन द क्वेश्चन। तो हमने बिजनेस स्टार्ट हुआ 1 जनवरी को 2012, जैन फेब मार्च 3 महीना बिजनेस अच्छे से चल रहा था, और 1 अप्रैल को क्या हुआ? आग लग गया। तो उस दिन पता चला कि पिछले साल लास्ट ईयर में स्टॉक था, ओपनिंग स्टॉक 73,500 और पिछले साल ही क्लोजिंग स्टॉक था 79,600। परचेज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर, ये तो पिछले साल का डेटा है, बिकॉज हमको 2 साल देखना है, 1 जनवरी 11 से 31 दिसंबर 11, फिर 1 जनवरी 12 से 1 अप्रैल 12, यही तो देखना है अपने को। तो प्रीवियस ईयर का जो डेटा है कोई तो लॉजिक के लिए दिया होगा, हो सकता है जीपी परसेंटेज तुम्हारे पास क्वेश्चन में नहीं हो, वो निकालने के लिए प्रीवियस ईयर का डेटा दिया है। तो पहले पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा आपको। पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट में ओपनिंग स्टॉक आ जाएगा, पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा, परचेज आ जाएगा, सेल्स आ जाएगा, ठीक है। फिर करंट ईयर का परचेज और करंट ईयर का सेल्स, वो तो करंट ईयर का मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा अपना, ये तुम्हारा करंट ईयर का मेमोरेंडम अकाउंट में जाएगा, और ये तुम्हारा क्या है? प्रीवियस ईयर, ये तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट में जाएगा। ऐसा बनाए क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज कहीं पे दिया हुआ नहीं होगा, इसलिए बनाना पड़ेगा। तो ये जो क्लोजिंग स्टॉक है यही तो करंट ईयर का ओपनिंग स्टॉक बनेगा। जो 31 दिसंबर 11 को क्लोजिंग स्टॉक है वही तो तुम्हारा 1 जनवरी 12 को ओपनिंग स्टॉक होगा, है ना। अब कुछ एबनॉर्मल आइटम्स भी हो सकते हैं। इन वैल्यूइंग स्टॉक फॉर द बैलेंस शीट एज ऑफ 31 दिसंबर 11, मतलब पिछले साल का जब हम क्लोजिंग स्टॉक निकाल रहे थे, 2300 had been written off on certain stock which was a poor selling line having the cost of 6900। इसका मतलब हमने क्या किया, उसमें से 2300 रुपए राइट ऑफ कर रखा है, यानी जो ये 79,600 मेरा वैल्यू आ रहा है, इसमें से ऑलरेडी हमने एक आइटम का 2300 राइट ऑफ कर दिया है, एंड दैट आइटम इज एबनॉर्मल आइटम। बट टू कैलकुलेट जीपी परसेंटेज वी नीड यूनिफॉर्म जीपी परसेंटेज, तो उसके लिए नॉर्मल आइटम्स को कंसीडर करना पड़ेगा। तो एक बार के लिए क्या करना चाहिए हमें, उस 2300 को वापस एड बैक कर दें, तो मेरा नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा ना पिछले साल का। यहाँ पे 79,600 इज नॉट कंप्लीट नॉर्मल क्लोजिंग स्टॉक, बिकॉज इसके अंदर एक ऐसा आइटम है जो एबनॉर्मल है, जिसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, एड बैक करना चाहिए। आगे जाके डिटेल क्या बोल रहा है क्वेश्चन, a portion of this goods were sold in March, यानी करंट ईयर में आपने इसको बेच दिया, तो ये भी एबनॉर्मल सेल्स है, तो करंट ईयर की सेल में से भी माइनस होगा ये मेरा एबनॉर्मल सेल्स। कैसे बेचा हमने, ऑफ ₹250 ऑन ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ 3450 एट अ लॉस ऑफ 250, यानी 3,450 की वैल्यू का आइटम तुमने बेचा कितने रुपए में, 3,200 में आपने नुकसान में बेचा है, तो 3,200 सेल वैल्यू क्या करना पड़ेगा, करंट ईयर की सेल में से हटाना पड़ेगा, बिकॉज ये तो एबनॉर्मल सेल हो गई। नॉर्मली आपका जीपी परसेंटेज होता है, और ये आइटम तो आपने लॉस में बेचा है, तो ये यूनिफॉर्म कैसे हुआ। हमने पढ़ा था कि ट्रेडिंग अकाउंट जब भी बनाएंगे तो नॉर्मल एक्टिविटीज, नॉर्मल आइटम्स को कंसिडर करेंगे, एबनॉर्मल को इग्नोर कर देंगे, ठीक है। आगे जाके क्या बोला, बस द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, रिमाइंडर नॉर्मल जो है कोई दिक्कत नहीं है। सब्जेक्ट टू द अबव एक्सेप्शन ग्रॉस प्रॉफिट हैड रिमेन्ड एट अ यूनिफॉर्म रेट थ्रू आउट द ईयर, मतलब इस ट्रांजैक्शन को छोड़ दो तो बाकी सारे आइटम्स के लिए मेरा जीपी परसेंटेज क्या है, सेम है, यूनिफॉर्म है। द वैल्यू ऑफ स्टॉक सेल्वेज, मतलब इतना हमने बचा लिया ऑन द डेट ऑफ फायर, द पॉलिसी वाज फॉर 50,000 एंड वाज सब्जेक्ट टू द एवरेज क्लॉज, हमने पॉलिसी करवा रखा है 50,000 का। तो सबसे पहले देखो, यूनिफॉर्म जीपी रेट लगाने के लिए जीपी रेट निकालना भी तो पड़ेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पिछले साल का
नॉर्मल आइटम्स के साथ में ट्रेडिंग अकाउंट बनाना पड़ेगा। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्रिपेयर ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2011। क्या बनाएंगे अपन? ट्रेडिंग अकाउंट फॉर द ईयर 2011। इलस्ट्रेशन नंबर 5, trading account for the year ended 31st December 11। जीपी निकालने के लिए पिछले साल का तो डेटा बनाना ही पड़ेगा अपने को। पिछले साल हमारे पास ओपनिंग स्टॉक कितना था? What was the opening stock of previous year? 73,500। फिर हमने परचेज कितना किया? 3,98,000। हमने कुछ सेल भी किया, कितना? 4,87,000 का। हमारा क्लोजिंग स्टॉक भी था पिछले साल, कितना था? 79,600। लेकिन इस 79,600 में मेरा एक एबनॉर्मल आइटम भी है, तो पहले उसको नॉर्मल आइटम बनाना पड़ेगा। तो जितना आपने राइट ऑफ किया था वापस एक बार ऐड कर दो, तो ऑटोमेटिकली सारे आइटम्स क्या बन गए? नॉर्मल बन गए। तो प्लस अमाउंट रिटर्न ऑफ, जो राइट ऑफ किया था उसको वापस ऐड कर दे। कितना राइट ऑफ किया था हमने? 2300। तो इट विल बी 81,900। तो क्या बैलेंसिंग फिगर हमारा जीपी आ जाएगा? टू ग्रॉस प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा अपना जीपी? 97,400। So we can calculate our uniform GP percentage। निकाल सकते हैं। Therefore GP percentage कितना होगा? GP divided by sales into 100। कितना है? 20% on sales। अब एक बार जीपी परसेंटेज है तो करंट ईयर की स्टार्टिंग से लेके ऑन द डेट ऑफ फायर हम लोग मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना के स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकाल सकते हैं। हमारे पास पिछले साल का जीपी परसेंटेज अब है, तो अब हम लोग क्या कर सकते हैं? ऑन द डेट ऑफ फायर कितना स्टॉक था वो चाहिए, वो निकालने के लिए क्या करेंगे? स्टार्टिंग ऑफ द ईयर से लेके स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट बना ले, तो अपना निकल जाएगा स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। मेमोरेंडम ट्रेडिंग अकाउंट for the period 1st of January 12 to 1st of April 12, है ना? 3 महीने का ही बनाना है अपने को। और हमारे पास में ओपनिंग स्टॉक कौन सा होगा? जो पिछले साल का क्लोजिंग स्टॉक था। लेकिन क्या पूरा का पूरा कंसीडर करना है क्या उसको? उसमें से एबनॉर्मल आइटम्स को हटाना है। उसमें से तभी तो आप क्या करोगे? सेल में से एबनॉर्मल हटाओगे। मैंने क्या बोला? नॉर्मल आइटम्स को कंसीडर करना है। तो नॉर्मल आइटम को कंसीडर करने के लिए मेरा ओपनिंग स्टॉक है 81,900 माइनस एबनॉर्मल आइटम। बताओ उस एबनॉर्मल आइटम का वैल्यू कितना है? क्या था? 6,000। पूरा क्यों हटाओगे? ऐड तो कर दिया, लेकिन 6,900 का वैल्यू था, उसमें से 2,300 राइट ऑफ करके आपने काउंट किया था लास्ट ईयर। करंट ईयर में तो आप पूरा एकदम नॉर्मल समझ के लेके आ रहे हो उसको। अब उस 6,900 में से कितना आइटम तो नॉर्मल ही है, करंट ईयर में बोला है ना लैंग्वेज। 3,450 को आपने सेल किया है लॉस ऑफ 250, बाकी बचा हुआ तो उन्होंने क्वेश्चन में बोला है ना कि वो नॉर्मल है।
तो हमारे लिए एबनॉर्मल कौन सा है? 3450, जिसको तुम नॉर्मल जीपी रेट से हटके बेच रहे हो। आपका टोटल स्टॉक था पिछले साल एक 6900 का एक सामान था, तो पिछले साल आपने उसमें से राइट ऑफ किया था 2300, तो आपने एक बार के लिए जब स्टॉक निकाला था तो काउंट किया था 4600। बट हमने यूनिफॉर्म जीपी रेट निकालने के लिए क्या किया, पिछले साल के क्लोजिंग स्टॉक में इसको वापस ऐड कर दिया। हमने माना कि राइट ऑफ कर ही नहीं रहे, वो मेरा नॉर्मल आइटम है, और उसको ऐड करके हम वापस 6900 पे लेके आ गए थे। वापस 2300 ऐड करके हमने 6900 में कैरी फॉरवर्ड कर लिया। अब करेंट ईयर की ओपनिंग स्टॉक में तो इतना है, लेकिन इसमें से 3450 वाला जो आइटम है ना, वो एबनॉर्मल है, क्योंकि उसको हम कैसे बेच रहे हैं? एट लॉस। बाकी जो आइटम है 6900 में से 3450 हटा दो, यानी 3450, ये तो अब आपका नॉर्मल ही है, जो यूनिफॉर्म सेलिंग प्राइस पे ही बिकेगा आगे चल के। तो अपना एबनॉर्मल कितना है? सिर्फ 3450। एबनॉर्मल का मतलब क्या होता है? जो यूनिफॉर्म जीपी रेट से हटके सेल होता है, उसी को हम लोग एबनॉर्मल बोलते हैं। तो सिर्फ इसी को तो बेचा हमने लॉस में, इसको हमने क्या किया था? लॉस में सेल किया। और क्वेश्चन साफ साफ बोल रहा है ना कि द रिमाइंडर ऑफ दिस स्टॉक वाज नाउ एस्टिमेटेड टू बी वर्थ इट्स ओरिजिनल कॉस्ट, तो उसको नॉर्मली मानना है। तो मेरा एबनॉर्मल कितना हुआ? 3450। समझ में आया इस क्वेश्चन का ट्रिक? और ऐसा कोई नया चीज नहीं था। क्या है कि हमारा दिल तो बच्चा है जी, फाउंडेशन में भूल जाते हैं। इसी टाइप का क्वेश्चन फाउंडेशन में वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्री के चैप्टर में आपने किया था। बोलूंगा जाके खोल के देखना, छोड़ो ना भैया पास हो गया, उसको क्यों खुलना है। बट वहां पे भी सेम इसी कैटेगरीज का क्वेश्चन था आपके पास में। अब ये हो गया ओपनिंग स्टॉक। फिर ईयर की स्टार्टिंग से लेके डेट ऑफ फायर तक कुछ परचेज किया है क्या आपने? कितना परचेज कर लिया आपने? 162 162 किया ना? 162 सेल कितना किया? क्या पूरा का पूरा सेल नॉर्मल सेल है क्या? यस, माइनस एबनॉर्मल सेल्स। एबनॉर्मल सेल्स कितना हुआ? 3200, वो हट जाएगा। 2,28,000 इज माई नॉर्मल सेल्स। क्या जीपी निकल सकता है? जीपी परसेंटेज तो पता ही था अपने को, 20%। तो 45,600 इज द जीपी। तो क्या मेरा क्लोजिंग स्टॉक आ सकता है ऑन द डेट ऑफ फायर? $78,450 plus 162,000 plus 45,600 minus 2,28,000, 58,050। क्या कुछ बचाया था क्या हमने? तो एक्चुअल लॉस ऑफ स्टॉक कितना हुआ? एक्चुअल लॉस कितना होगा? 58,050। उसमें से हमने कितना सेल्वेज कर लिया? कंसेप्ट टफ लग रहा है अपने को? सिंप्लीफाइड है। गो विद द फ्लो लैंग्वेज। अकाउंट्स के बड़े से बड़ा क्वेश्चन इजी होता है, छोटा क्वेश्चन कॉम्प्लिकेटेड होगा। बस आपको हमेशा क्या करना है, लाइन बाय लाइन अंडरस्टैंड करना। ऐसा नहीं कि आपको कंसेप्ट नहीं आता, या फिर आप इंटर लेवल में आप डेबिट क्रेडिट करना सीखोगे या लेजर्स बनाना सीखोगे। चीजें वही है जो 11th-12th में आपने डेबिट क्रेडिट सीखा था। बस दिक्कत क्या होता है, हम चलते चलते लैंग्वेज में कुछ वर्डिंग्स खा जाते हैं, या फिर कुछ वर्डिंग समझ में नहीं आती है, उस वर्डिंग का इंटरप्रिटेशन हम अपने मन से एज्यूम कर लेते हैं, ये होगा। ठीक है, तो बस उस वर्डिंग से क्लैरिटी एक बार आ गई ना, सारे कंसेप्ट इजी बनते जाएंगे। क्वेश्चन की फ्लो को समझना। तो एक्चुअल लॉस निकल गया, तो अब क्या है अपने पास में? इंश्योरेंस कितना करवा रखा था? 50,000 का इंश्योरेंस करवाया था। करवाना कितना चाहिए था?
58,050 रुपीज का कम करवा रखा है, तो एवरेज क्लॉज के हिसाब से क्लेम मिलेगा। Therefore, claim amount is equals to, हमने इंश्योरेंस करवाया 50,000, करवाना चाहिए था 5850 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस, तो प्रोपोर्शनेट हो गया ये। $45,004 लॉस ऑफ स्टॉक। इसी तरीके से लॉस ऑफ स्टॉक चलता है, जहां पे आपका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट बेस्ड कंसेप्ट है कि, फिर से बोल देता हूं, दिमाग में क्या रखना है, लॉस ऑफ स्टॉक जब भी क्वेश्चन आएगा एग्जाम में, अपने को चाहिए स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर। वो निकालने के लिए हमें हमेशा जीपी परसेंटेज का जरूरत होगा। इफ क्वेश्चन जीपी परसेंटेज नहीं देगा तो पिछले साल का ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे, बट विद द नॉर्मल आइटम्स, एबनॉर्मल नहीं। यहाँ पे हमने क्या किया था, एबनॉर्मल को वापस एड बैक करके नॉर्मल बनाया था, लेकिन करेंट ईयर का जब स्टॉक निकालेंगे ऑन द डेट ऑफ फायर, we have to prepare trading account considering only the normal items, यानी जितना भी ओपनिंग स्टॉक में abnormal है और उतना ही जितना को सेल किया है वो हटा दो, एलिमिनेट कर दो, तो ऑटोमेटिकली ट्रेडिंग अकाउंट में जो बचेगा वो सारा नॉर्मल बचेगा। उस बेसिस पे आपका नॉर्मल स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकल जाएगा। क्लियर है ये चीज? तो यू हैव टू ट्राई illustration number 6 by yourself. Start. अपना सेल ऑन अप्रूवल का पॉइंट क्या होता था, पहले अपन अप्रूवल बेसिस पे सेल करते थे। इस क्वेश्चन में इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमने कितना ऑन अप्रूवल बेसिस सेल किया, तो इलस्ट्रेशन नंबर 7 में हमने जब अप्रूवल बेसिस पे सेल किया तो अकाउंटिंग एंट्री क्या किया होगा, कस्टमर डेबिट टू सेल्स अकाउंट 49,500। अब जिस दिन आग लगा उस दिन पता चला, उससे पहले 2/3 का अप्रूवल हमारे पास नहीं आया, इसका मतलब 1/3 का अप्रूवल आ चुका। तो 49,500 का 1/3 बोले तो 16,500 का एक्चुअल सेल्स है। आउट ऑफ 49,500 16,500 इज एक्चुअल सेल्स, ये मेरा 1/3 है। 2/3 अप्रूवल अवेटेड है। तो जब अप्रूवल अवेटेड है और हम अभी ट्रेडिंग अकाउंट बनाए, सेल्स को कैंसिल करना पड़ेगा। इस सेल्स को कैंसिल करेंगे तो एंट्री क्या होगा, सेल्स अकाउंट डेबिट टू कस्टमर अकाउंट 2/3 बोले तो 33,000। ये हमें करना है, सेल कैंसिल कर दिया। उसके बाद अपन क्या करते थे, कॉस्ट वैल्यू पे हम हमारे स्टॉक में उसको काउंट करते हैं, ठीक है। कॉस्ट वैल्यू में जब काउंट करेंगे तो कितना आएगा, कितना आएगा, एंट्री क्या करते थे, इन्वेंट्री विद कस्टमर डेबिट टू ट्रेडिंग अकाउंट। तो कॉस्ट वैल्यू पे कैसे लाएंगे, सेल में से जीपी माइनस कर दो। 33,000 इज द सेलिंग प्राइस, इसमें से प्रॉफिट हटा दो, तो प्रॉफिट हटाने के बाद वैल्यू कितना है तुम्हारा 264,000। क्लियर है? इसका मतलब दिस इज योर सेल्वेज स्टॉक, बट स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में तो ये काउंट होगा ना। जब आप अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाओगे, स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर बनाओगे, तो ये तो काउंट होगा ही। इंश्योरेंस कंपनी के पास जाकर ऐसे बोलोगे क्या कि मेरा कुछ स्टॉक तो उसके पास है। आप तो क्या करते हो, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस जीपी माइनस सेल्स, यही करते हो, तभी तो क्लोजिंग स्टॉक आता है ना, ठीक है। तो ये स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर तो रहेगा, बट यू विल कंसिडर इज एट ए सेल्वेज स्टॉक। ये तो बच गया ना, आग लगा ही नहीं इसमें, तो ये बच गया। तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर निकालना होगा तो इसको तो कंसिडर करना पड़ेगा अपने को।
स्टॉक निकलेगा उसी से हम लोग वो पॉलिसी का वैल्यू को वो करेगा, प्रोपोर्शनेट करेगा। हाँ, इसलिए इसको हम लोग ऐड एक तरह से सुनो, ये एक तरह से तुम्हारा सेल्वेज स्टॉक है, लेकिन अब क्वेश्चन में क्या अलग से मेरे पास सेल्वेज स्टॉक दिया हुआ है क्या? तो जब क्वेश्चन में सेल्वेज स्टॉक दिया हुआ है तो बस उतना ही वैल्यू को सेल्वेज माना ये गुड्स ऑन अप्रूवल है। एक तरह से कंसेप्चुअल क्लैरिटी देखें तो दिस शुड आल्सो बी द सेल्वेज स्टॉक, क्योंकि ये तो मेरा जला ही नहीं है, मेरे गोडाउन में था ही नहीं, मैं इसका क्लेम क्यों मांग रहा हूं? ठीक है, द करेक्ट कंसेप्ट इज इसको हमें सेल्वेज स्टॉक में काउंट करना चाहिए, बट सिंस इंस्टीट्यूट अलग से सेल्वेज स्टॉक दे रहा है तो सिर्फ उतने को ही सेल्वेज मानो। देखो, एज पर द सॉल्यूशंस ऑफ द इंस्टीट्यूट, मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से इंस्टीट्यूट ने गलत किया है, बिकॉज जब ये मेरा अप्रूवल पे था तो ये मेरे गोडाउन में है ही नहीं, तो जला भी तो नहीं होगा। माना स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन करने में हम इसको काउंट करेंगे, लेकिन जब क्लेम मांगने जाएंगे तो इंश्योरेंस कंपनी ये नहीं बोलेगा क्या कि सर ये तो आपका अप्रूवल में कस्टमर के पास पड़ा है, तो आपका नुकसान कहाँ हुआ, कस्टमर से आप ले लो वापस। क्लियर है? तो यहाँ पे एम्बिग्विटी है। एज पर मी इसको सेल्वेज स्टॉक मान के एक्चुअल लॉस से माइनस करना चाहिए, ठीक है, बट इंस्टीट्यूट क्या करती है अपने सॉल्यूशन में, इसको कुछ नहीं मानती, बस स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर में ऐड करके छोड़ देती है और कुछ नहीं कर रही। जब आपने ट्रेडिंग अकाउंट बनाया तो कैसा बनाया, बताना मुझे। ट्रेडिंग अकाउंट आपने जो बनाया मेमोरेंडम, क्या क्या किया आपने उसके अंदर में? ओपनिंग स्टॉक कितना लिया, परचेज 1,40,30 क्यों माइनस किए थे हमने? मशीनरी का कॉस्ट, क्योंकि ये पॉइंट पहले भी कर चुके थे फर्स्ट क्लास में। फिर वेजेस, डायरेक्ट एक्सपेंस है तो आएगा ही। सेल्स कितना काउंट करना है, टोटल सेल्स कितना मेरा 2,70,000, उसमें से ये जो अनअप्रूवल वाला अभी कैंसिल किया वो माइनस करेंगे ना, अभी सेल का एंट्री कैंसिल किया ना, तो कितना आएगा सेल वैल्यू मेरे पास में 2,42,000 बाय गुड्स विद कस्टमर कितना है। अकाउंटिंग एंट्री देखो हमने क्या किया, इन्वेंट्री विद कस्टमर टू ट्रेडिंग, तो बाय गुड्स विद कस्टमर, तो भाई जब देखो तुम अलग कर ही चुके हो तो कहानी खत्म ना। क्लोजिंग स्टॉक बैलेंसिंग फिगर। अब एग्जाम में क्या होगा, इफ आपने इसको क्लोजिंग स्टॉक में काउंट किया तो कंसीडर इट ऑलवेज सेल्वेज स्टॉक, लेकिन यदि उसको आपने ट्रेडिंग अकाउंट में ही अलग कर दिया तो स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर आप कितना दिखा रहे हो, ये जो क्लोजिंग स्टॉक निकाला है दैट इज द स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर, तो काम खत्म, मेरा क्लोजिंग स्टॉक कितना आ रहा है, कितना आ रहा है? जीपी रेट निकाला होगा तुम लोगों ने, कितना है 20% ऑन सेल्स, तो 242,000 का 48,400 इज द जीपी, तो क्लोजिंग स्टॉक कितना। अब एक चीज समझो, जब हम क्लोजिंग स्टॉक 62,600 मान रहे हैं ना, इसका मतलब हमने ऑटोमेटिकली 26,400 को सेल्वेज स्टॉक मान लिया है। इफ आप क्लोजिंग स्टॉक को इसमें ऐड करके दिखाते ना, तब आपको क्या करना पड़ता, फिर से 26,400 माइनस करना पड़ता, अब एक्चुअल लॉस निकालने के लिए। अब क्लियर है ये, इस तरह का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट करेंगे तो क्लियर है। हाँ, दोनों वे पॉसिबल है, बट एक चीज क्लियरिटी था कि जो गुड्स मेरे पास है ही नहीं तो वो जलेगा कैसे, और उसका क्लेम कोई मुझे देगा ही नहीं, तो मैंने क्या किया, उसको अलग से ही दिखा दिया गुड्स विद कस्टमर बोल के, और क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू ही अलग निकाला जो मेरे गोडाउन में या दुकान में था। क्लियर? अब मेरा एक्चुअल लॉस कितना होगा, मेरा स्टॉक था 62,600 का, उसमें से कितना बचा लिया मैंने, 12,300 का तो बचा लिया, तो नुकसान हुआ 50,300 का, और इंश्योरेंस करवाया कितना हमने, 60,000 का।
60,000 का इंश्योरेंस करवाया था और स्टॉक ऑन द डेट ऑफ फायर है 62,600, यानी अंडर इंश्योरेंस है मेरा, तो एवरेज क्लॉज लगेगा, तो क्लेम कितना आ जाएगा अपना, क्लेम इज इक्वल्स टू 60,000 करवाना चाहिए 62,600 मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस। क्लियर है? 48,211 अप्रोक्स। हाँ, इफ आप लोग क्लोजिंग स्टॉक मानते 62,600 प्लस 26,400 89,000 का, तो आपका सेल्वेज स्टॉक क्या होता पता है, 12,300 नहीं होता, 12,300 में 26,400 को भी ऐड करना पड़ता। क्लियर है? तो बस इस तरीके से आपको ये करना था। समझ में आया यहां तक? ठीक है, आई गिव यू 15 to 20 मिनट्स, अपने पास में प्रैक्टिकल क्वेश्चन है, उसको खत्म करना है। आई वॉन्ट टू चेक द स्पीड ऑफ योर्स, कि कितना फटाफट आपने कंसेप्ट को ग्रेप किया है और कितना फटाफट अपन एग्जाम में भी कर सकते हैं। बिफोर स्टार्टिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट आपको क्वेश्चंस करने हैं, ठीक है? प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 2, देन उसके बाद में work. Okay, you do question number 4, question number 3, 3 and 4 अभी करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2 and number 5 will be your homework। देखो नंबर 5 अपना होमवर्क रहेगा, 4 अभी करना है, 3 अभी करना है अपने को, 1 and 2 भी अपना होमवर्क, 1, 2 होमवर्क, 3, 4 अभी करेंगे एंड नंबर 5 इज द होमवर्क। आफ्टर दैट वी विल बी स्टार्टिंग लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। ठीक है, फटाफट इसको करो। ठीक है, तो लॉस ऑफ स्टॉक हो गया। एक और पार्ट जो इस चैप्टर का है दैट इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। जब भी अपना आग लगता है, तो आग जब लगता है गोडाउन में, फैक्ट्री में या फिर दुकान में, स्टॉक जो जला वो तो नुकसान हुआ, उसके बाद वापस अपने बिजनेस को रिज्यूम करने के लिए अपने को सर्टेन डेज या सर्टेन मंथ्स लगता है। ठीक है, तो उस टाइम भी आपको कुछ ना कुछ तो लॉसेस होगा। जैसे कि इफ आपका नॉर्मल सिनेरियो रहता तो आपका नॉर्मल सेल्स चल रहा होता, बट सिंस आपका गुड्स जल चुका है तो आपके पास उतना स्टॉक होगा नहीं, अब आपको वापस परचेज करना पड़ेगा। हो सकता है एक्स्ट्रा प्लेस लेके कुछ मंथ्स के लिए, जब तक तुम्हारा वापस पुराना वाला जगह रिनोवेट करने में टाइम लगेगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, कॉस्ट इनकर करना पड़ेगा। तो ये सारे लॉसेस को कवर करने के लिए यहाँ पे क्या क्या कर रहे हो, प्रॉफिट का नुकसान होगा। क्यों? क्योंकि नॉर्मल सिनेरियो रहता तो तुम्हारा सेल्स ज्यादा होता, बट सिंस अब आप क्या हो सकता है छोटी सी जगह में या न्यू जगह शिफ्ट करके बिजनेस करोगे कुछ टाइम के लिए, तो वहां पे कस्टमर को मूव करने में टाइम तो लगेगा, सारे के सारे कस्टमर जानेंगे आपको, उसमें भी टाइम लगेगा। तो ऑब्वियस सा बात है कुछ ना कुछ सेल्स तो डाउन होगा अपना। ठीक है, तो वो सेल्स डाउन होगा तो प्रॉफिट भी डाउन होगा, तो प्रॉफिट का नुकसान, प्लस उतना सा सेल अचीव करने के लिए आपको एक्सपेंसेस भी करने पड़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे भी क्या है, वो भी लॉस है, एक्सपेंसेस इज इक्वल्स टू लॉस। So here we cover both profit as well as expenses incurred to restart our business. This is our loss of profit policy, जिसको अपन क्या बोलते हैं, consequential policy। ठीक है, consequences, आग लगने की वजह से क्या क्या consequences हो सकता है, मेरा सेल कम हो जाएगा, प्लस मेरे थोड़े से खर्चे बढ़ जाएंगे, जो नॉर्मल एक्सपेंसेस थे वो तो चल ही रहे होंगे, लेकिन नई होर्डिंग्स लगवाना, नई जगह बिजनेस शिफ्ट करना, लोगों को एडवर्टाइजमेंट करना, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करना, ठीक है, वो सब क्या है, नया कॉस्ट है,
तो वो सब के लिए भी इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, डू नॉट टेक टेंशन, ऐसा कोई सिनेरियो हुआ तो हम लोग आपको कंपनसेट करेंगे। दिस इज लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लियर है? यानी आग जब तक लगता है, आग लग के जो नुकसान हुआ उसके लिए लॉस ऑफ स्टॉक पॉलिसी लेते हैं, लेकिन उसके बाद जब तक आप नॉर्मल सिनेरियो में बिजनेस में नहीं आते तब तक आपको जितना नुकसान हो रहा है उसके लिए जो पॉलिसी हम लोग लेते हैं उसको हम लोग बोलते हैं कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी और लॉस ऑफ प्रॉफिट पॉलिसी। क्लियर है? अब यहाँ पे दो चीज कवर किया। क्या कवर किया? एक तो प्रॉफिट, जो सेल डाउन होने की वजह से नुकसान होगा, प्लस जो खर्चे हम लोग को एक्स्ट्रा इनकर करने पड़ेंगे वो भी क्या है, लॉस ही है। तो यहाँ पे दो चीज कवर किया गया, वन इज प्रॉफिट एंड अदर वन इज कॉस्ट। क्लियर है? तो इन दोनों के लिए इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलता है कि आपका कोई भी प्रॉफिट का नुकसान होगा हम देंगे, इफ आपने कोई भी एडिशनल कॉस्ट इनकर किया है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड। नाउ व्हाट इज दिस इंडेमनिटी पीरियड? इंडेमनिटी पीरियड का मतलब होता है जिस दिन आपका आग लगा और वापस जब तक आप नॉर्मल पीरियड ऑफ बिजनेस स्टार्ट करेंगे उस ड्यूरेशन को अपन क्या बोलते हैं, इंडेमनिटी। इंडेमनिटी का मतलब होता है इंडेमनीफाई करना, मतलब आपके नुकसान को हम भरपाई करेंगे। ठीक है? भरपाई करने को अपन क्या बोलते हैं, इंडेमनीफाई करना। तो उस पीरियड को अपन बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। अब नॉर्मली जब आप इंश्योरेंस पॉलिसी लेते हैं, कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, तो आप उस टाइम इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो देखो बाई चांस मेरा आग वाग लग भी गया ना, तो इतना बड़ा दुकान या गोडाउन है, सारा सब कुछ वापस ठीक करवाना, सब कुछ करने में मेरा 4-5 महीना तो जाएगा। तो आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो कि 5 महीने का कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी दे दो। ठीक है? अब बाई चांस आग लगने के बाद आपका 7 महीने तक बिजनेस को आप नेचुरल स्टार्ट नहीं कर पाए, तो इंश्योरेंस कंपनी कितने मंथ्स का देगी कवर? 5 मंथ्स का ही देगी। लेकिन इफ आपने 3 मंथ्स के अंदर ही बिजनेस को नॉर्मली स्टार्ट कर लिया तो इंश्योरेंस कंपनी कितने मंथ्स का कवर देगी? 3 मंथ्स का ही देगी ना। आपने प्रूडेंस के अकॉर्डिंग 5 मंथ्स किया था कवर। ठीक है? आग लगने के बाद के 5 मंथ्स तक इंश्योरेंस कंपनी को बोला कि मेरा कोई भी लॉस हुआ उस टाइम, चाहे सेल्स की वजह से प्रॉफिट में लॉस हो, चाहे मेरा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस इनकर करना पड़े, इतना आपको देना पड़ेगा। इंश्योरेंस कंपनी ने बोला ठीक है। लेकिन इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है, इफ बाय चांस 5 मंथ्स के अंदर आपने नेचुरल बिजनेस स्टार्ट नहीं किया, आपका एक्स्ट्रा टाइम लग गया, तो उसका हमारा जिम्मेदारी नहीं है। लेकिन उससे कम टाइम में ही आपने वापस स्टार्ट कर लिया तो इसका मतलब उतना ही देंगे हम। ठीक है? विच एवर इज लोअर वही चीज कंसिडर करेगा। ऑब्वियस सा बात है, थोड़ी ना ज्यादा देगा उन लोग। यहां तक क्लियर है? तो एडिशनल एक्सपेंसेस, यानी एडिशनल एक्सपेंसेस का मतलब कुछ भी खर्चा हो सकता है। आग लगने, जैसे मैंने बोला कि होर्डिंग्स लगाना, नई जगह बिजनेस शिफ्ट करना, थोड़ा बहुत रिनोवेशन करना, वो सारा क्या है, एडिशनल एक्सपेंसेस। लेकिन इसके अंदर में भी बहुत बार हम लोग कुछ खर्चे बचा लेते हैं, कुछ एक्सपेंसेस करने की जरूरत नहीं पड़ती। हमने कवर तो बहुत सारे एक्सपेंसेस करवाते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को लिस्ट देते हैं कि मेरा सैलरी का एक्सपेंस कवर कर लो, कि मेरे जो स्टाफ है उनको तो मैं निकाल नहीं पाऊंगा ना, सैलरी तो देना ही पड़ेगा। बिजनेस चलो चाहे नहीं चलो सैलरी जारी होगी। लोन ले रखा है तो इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो इंश्योरेंस कंपनी एक काम करो, मेरा इंटरेस्ट का भी कवर कर दो, कि बाई चांस उस टाइम बिजनेस नहीं चला 4 मंथ्स या 5 मंथ्स, तो 4-5 मंथ्स इंटरेस्ट तो दूंगा मैं, तो उतना भी तुम कवर कर दो। यानी नॉर्मली क्या करते हैं हम लोग, जो हमारे फिक्स खर्चे होते हैं ना उसका अपन इंश्योरेंस करवा लेते हैं। ठीक है? फिक्स खर्चों का इंश्योरेंस, जैसे रेंट वो तो रुकेगा नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हैं इसका भी कवर कर दो, कि ताकि कम से कम वो मेरा एक्सपेंसेस तो बचेगा। बट इंश्योरेंस कंपनी बोलते है जितने एक्सपेंसेस का आप कवर करवा रहे हो उसमें से बाई चांस आपका कुछ नहीं बचा, कुछ सेव हो गया, जैसे कि आग लगी, नॉर्मली मेरा गोडाउन का पर मंथ का रेंट था 1 लाख, तो 5 मंथ्स मेरा बिजनेस डिस्टर्ब रहेगा तो 5 लाख तो कॉस्ट जाएगा। बट मेरा जो लैंडलॉर्ड है वो दरिया दिल नहीं निकला, वो बोलता है अच्छा आग लग गई, एक काम कीजिए 2 महीने का रेंट आप मत दीजिए, 3 महीने का दे दीजिए। तो ये क्या है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस का मतलब जो खर्चा होना ही है, बिजनेस में कंटिन्यूएशन वे में होता ही रहेगा, लेकिन ये क्या है, सेव हो गया ना। क्या इंश्योरेंस कंपनी इसके लिए देगी क्या मुझे? हमने माना इंश्योरेंस करवा रखा था 5 लाख का रेंट के लिए कि इतना मेरा खर्चा लगना ही है, लेकिन रियलिटी में एक्सपेंस लगा कितना, 3 लाख 2 लाख का लैंडलॉर्ड ने माफ किया, तो दिस इज सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो उसके लिए तो क्लेम नहीं मिलने वाला। जैसे हमने लॉस ऑफ स्टॉक में देखा था, सेल्वेज स्टॉक, जो गुड्स बच ही गया उसका इंश्योरेंस कंपनी क्लेम देगा क्या?
कभी भी नहीं देगा। क्लियर है? दैट वाज सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। अब खर्चे जितने भी होते हैं इसमें से कुछ एक्सपेंसेस का हम इंश्योरेंस करवाते हैं, कुछ नहीं करवाते। अब कुछ क्यों नहीं करवाते? वही चीज, जितना ज्यादा करवाओगे उतना ज्यादा प्रीमियम पे करना पड़ेगा। तो हम लोग क्या करते हैं, कुछ एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाते हैं। नॉर्मली इसके अंदर क्या कवर्ड होता है, जो मेरे फिक्स्ड खर्चे, जैसे कोई फिक्स स्टाफ है जिसको बहुत बड़ी बड़ी सैलरी देनी पड़ती है, उसको कवर करवा लेते हैं। रेंट जाना है, उसको कवर करवा लेते हैं। फिर तुम्हारा इंटरेस्ट लोन ले रखा है तो वो हो गया। बट नॉर्मली हम लोग ये इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस वगैरह कवर नहीं करवाते, क्योंकि जब जला हुआ है तो इलेक्ट्रिसिटी नहीं जला रहे होंगे हम लोग, तो बहुत मिनिमल अमाउंट आएगा, उसके लिए क्या कवर करवाना। तो हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं कि मेरे फिक्स खर्चे कौन से। इफ कंपनी है तो डिवेंचर इशू कर रखा होगा, तो डिवेंचर पे इंटरेस्ट तो देना पड़ेगा। तो मेरे इंडेमनिटी पीरियड में तो बिजनेस चल ही नहीं रहा होगा अच्छे से, तो इंटरेस्ट का पैसा कहां से जुगाड़ करेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इंश्योरेंस करवा लेते हैं। क्लियर है? समझ में आया? यानी एक्सपेंसेस, टोटल एक्सपेंसेस में कुछ एक्सपेंसेस जिसका हम इंश्योरेंस करवाते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। और जिसका हम लोग इंश्योरेंस नहीं करवाते उसको अपन क्या बोलते हैं, अनइंश्योर्ड चार्जेस। ठीक है? अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। स्टैंडिंग चार्जेस समझ में आया कि जो खर्चे मेरे लगने ही है बिजनेस के अंदर में। क्लियर है? फिर पीरियड ऑफ इंटरप्शन क्या था मेरा, जिस दिन आग लगा उस दिन से लेके जिस दिन तक नॉर्मल बिजनेस नहीं हो जाता तब तक का मेरा पीरियड ऑफ इंटरप्शन है। क्लियर है? अब इस पीरियड के लिए जितने मंथ्स के लिए तुमने इंश्योरेंस करवा रखा है ना, उसी को हम लोग बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। मतलब ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ इंटरप्शन इंश्योरेंस कंपनी कितने मंथ्स का क्लेम आपको देगी, दैट मंथ्स आर इंडेमनिटी पीरियड। वो पीरियड जिसके लिए मुझे क्लेम मिलने वाला है। सपोज ये मेरा पीरियड ऑफ इंटरप्शन है, इस दिन आग लगा, यहां तक आने में नॉर्मल बिजनेस हुआ, बट हमने यदि यहां तक ही इंश्योरेंस करवा रखा था। सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल, ये डेट है मेरा 1 मई 2021, ठीक है? और वापस नॉर्मल आने में हो गया 1 जनवरी 21। तो कितने महीने का इंटरप्शन रहा मेरा? 8 महीना, 8 मंथ्स का पीरियड ऑफ इंटरप्शन है आपका। टोटल पीरियड ऑफ इंटरप्शन कितना? 8 मंथ्स। लेकिन आपने इंश्योरेंस कंपनी से जब कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी लिया था तो बोला था कभी भी मेरे बिजनेस में आग लगेगा तो अप टू 1 अक्टूबर, मतलब कितने मंथ्स? 5 महीने का जो भी लॉस होगा वो आप कवर करके दोगे। इसको अपन बोलते हैं इंडेमनिटी पीरियड। यस, इसके अकॉर्डिंग हमारा प्रीमियम भी चेंज हो गया। लेकिन इंडेमनिटी पीरियड कैन नेवर बी ग्रेटर देन 12 मंथ्स, बिकॉज 1 साल से ज्यादा बिजनेस को रिवैम्प करने में किसी में भी टाइम नहीं लगता। क्लियर है? तो मैक्सिमम इंडेमनिटी पीरियड आप कितना ले सकते हो इंश्योरेंस कंपनी से? 12 महीने का। नहीं, मतलब आग लगने से 12 महीने तक का कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी आप करवा सकते हो अपने बिजनेस का, उससे ज्यादा नहीं। इंश्योरेंस कंपनी उससे ज्यादा का नहीं करती है। अब चाहे आपको टाइम लगे 2 साल या 5 साल बिजनेस रीस्टार्ट करने में, उससे फर्क नहीं पड़ता। इंश्योरेंस कंपनी मैक्सिमम 12 मंथ्स का क्लेम आपको देगी। इज इट क्लियर? क्या इंडेमनिटी पीरियड क्लियर है? यही लिखा था हमने, इट इज दैट पीरियड फॉर विच इंश्योरेंस कंपनी विल कंपनसेट फॉर लॉस इररिस्पेक्टिव ऑफ पीरियड ऑफ इंटरप्शन। कितना भी हो मेरा पीरियड ऑफ इंटरप्शन, उससे फर्क नहीं पड़ता इंश्योरेंस कंपनी को। इंश्योरेंस कंपनी से तो हमने जितने मंथ्स का कवर करवाया है उतने मंथ्स ही देगी। क्लियर है ये चीज? लेकिन बाय चांस हमारा पीरियड ऑफ इंटरप्शन इतना ही होता, तब फिर इंश्योरेंस कंपनी कितने पीरियड का क्लेम देती? 4 मंथ्स का ही देती ना। हमने कवर करा रखा है 5 मंथ्स, लेकिन 4 महीने में बिजनेस रीस्टार्ट हो गया तो इंश्योरेंस कंपनी तो 4 महीने का ही लॉस देगी। क्लियर है ये चीज? तो हमेशा ध्यान रखना कि पीरियड ऑफ इंटरप्शन क्या होता है, ग्रेटर देन पीरियड ऑफ इंडेमनिटी है तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगा? सिर्फ पीरियड ऑफ इंडेमनिटी जितना। एंड इफ पीरियड ऑफ इंडेमनिटी is greater than period of interruption, then
विच एवर इज लोअर सिनेरियो चलने वाला है। एंड कभी भी इंडेमनिटी पीरियड 12 महीने से ज्यादा नहीं होता है। यहां तक क्लियर है? ठीक है। अब देखो इंश्योरेंस एक्ट के अंदर में अभी तक आपने जो लॉस ऑफ स्टॉक पढ़ा दैट वाज फ्रॉम द फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू कि जीपी परसेंटेज कैसे निकालते हैं नॉर्मली, जीपी बाय सेल्स इनटू 100। बट इंश्योरेंस कंपनी की अपनी कैलकुलेशन, इंश्योरेंस कंपनी ने बोला देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच वी फॉलो टू फाइंड आउट योर कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी क्लेम। आपने कितनी पॉलिसी करवाई वो आपकी मर्जी, लेकिन कितना क्लेम एडमिट हो सकता है इसके लिए इंश्योरेंस का एक्ट बोलता है देयर आर सर्टेन स्टेप्स व्हिच यू हैव टू फॉलो। सबसे पहले आपको देखना पड़ेगा कि आपके इंडेमनिटी पीरियड में या फिर पीरियड ऑफ इंटरप्शन में आपको कितने सेल्स का नुकसान हुआ है। सपोज जैसे कि हमारे पास दो डेटा है फ्रॉम 1st of April to 31st March 21, ये पिछला साल, ये है मेरा करंट ईयर 1st of April 21 से 31st March 22। करंट ईयर में क्या हुआ, 1st of August को आग लग गई और वापस बिजनेस नॉर्मल आने में 1 दिसंबर लगा। तो कितने महीने का मेरा पीरियड ऑफ इंटरप्शन रहा? 4 months, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर तो रहेगा ही नहीं ना। 1 दिसंबर को तो क्या है, नॉर्मल बिजनेस स्टार्ट। तो 4 महीना मेरा पीरियड ऑफ इंटरप्शन है एंड मैं मानता हूं यही मेरा इंडेमनिटी पीरियड है, क्योंकि यदि इससे कम होता तो क्वेश्चन हमें बताएगा कि आपका इंडेमनिटी पीरियड इससे कम था, तो इंश्योरेंस कंपनी सिर्फ आपको विच एवर इज लोअर देती है। तो क्या लिख के रखना है, एक चीज लिख के रखना, पीरियड ऑफ इंटरप्शन और ये क्या होता है, पीरियड ऑफ इंडेमनिटी, जिसके लिए इंश्योरेंस कंपनी देगी whichever is lower will be considered by insurance company। क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? एकदम सिंपली, कोई स्टेप फॉर्मूला कुछ मत समझो, ये समझो कि तुम्हारे दुकान में तुम पॉलिसी करवाने जा रहे हो तो इंश्योरेंस कंपनी तुमसे ये सारी बातें बोल रहा है। बराबर है यहां तक? अब देखो हमने क्या चीज का पॉलिसी करवाया, प्रॉफिट का और एक्स्ट्रा खर्चों का। तो प्रॉफिट निकालने के लिए मुझे ये देखना तो पड़ेगा कि इंडेमनिटी पीरियड में मुझे प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ है एंड प्रॉफिट इज कनेक्टेड टू माय सेल्स। ठीक है, तो सपोज मेरा 1st of August को आग लग गया और हमारा नॉर्मल बिजनेस आया 1st of December में, तो 4 महीने का दिक्कत। इस 4 महीने में हमने कुछ तो सेल किया होगा, चाहे बिजनेस को दूसरी जगह शिफ्ट किया होगा या अलग से ठेला लगाया होगा या फिर मेन रोड पे बेचा होगा, कैसे भी किया होगा। जब आग लगती है तो सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है, तो उसने कुछ ना कुछ तो सेल किया होगा। लेकिन उसने जितना भी सेल किया होगा वो पिछले साल उसी पीरियड के कंपेयर में तो कम ही होगा ना। नॉर्मली हम कह, सपोज कोई एक समर का सीजन है, समर के सीजन में मैंगो सबसे ज्यादा सेल होते हैं। कोई एक मैंगो का डीलर है, सडनली समर के सीजन में ही उसकी क्या होगी, आग आ गया, दुकान में कुछ हो गया, तो उसका सेल तो गिरेगा ना। तो वो कैसे कंपेयर करेगा कि मेरी कितनी सेल कम हुई है? वो तो पिछले साल से ही कंपेयर करेगा कि पिछले साल उसी ड्यूरेशन में उन 4 मंथ्स में मैंने कितना सेल किया था और इस करंट ईयर में उस 4 मंथ्स में मैंने कितना सेल किया, दैट इज द डिक्रीज इन सेल्स। ठीक है, तो पिछले साल आपको क्या देखना है, पहले तो ये देखो कि इंडेमनिटी पीरियड में आपका सेल्स कितना है। क्लियर है? एक्चुअल सेल्स हुआ ये आपका, इस ड्यूरेशन में जो भी सेल होगा वो आपका एक्चुअल सेल्स है। इसको कंपेयर किससे करेंगे? वी कंपेयर एवरीथिंग इन आवर लाइफ ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट। फ्यूचर तो अनसर्टेन है, तो पीछे क्या हुआ था, पीछे पूरे साल भर से थोड़ी कंपेयर करेंगे। उसी ड्यूरेशन में 1 अगस्त से लेके 1 दिसंबर के बीच में आपने कितना सेल किया था, दिस वाज माय स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड क्या होता है, मतलब बेंचमार्क। हम बेंचमार्क क्या मानते हैं, जो हमारा प्रीवियस रिजल्ट होता है उसी को। तो पिछले साल
उसी 4 मंथ्स में आपने कितना सेल किया था उससे कंपेयर करो करंट ईयर के 4 मंथ्स को, तो आपको पता चल जाएगा कि आपका शॉर्ट सेल कितना है। लेकिन वो तो पिछला साल था, महंगाई बढ़ती है तो ट्रेंड भी, आपकी एक्सपेक्टेशंस भी तो बढ़ती होगी कि यार पिछले साल मैंने उन 4 महीने में 10 लाख का सेल किया, लेकिन मैं श्योर हूं इस बार मेरे कस्टमर बढ़ेंगे। जैसे अपन एज्यूम करते ना कि यार इस बार बैच में तुम इतने जन बैठे हो तो अगले बार कम से कम इससे 10% या 20% एक्स्ट्रा होगा या फिर डबल भी होंगे, तो ये एजम्पशन चलती है लाइफ में। तो यहाँ पे बिजनेसमैन के भी तो यही चलता है कि पिछले साल जितना भी मैंने सेल किया होगा उससे मैं एज्यूम करता हूँ कि 20% तो ग्रोथ होगी हमारी। तो यहाँ पे जो सेल होगा जो एक्चुअल है उसका कंपैरिजन इससे करेंगे या इसमें हम लोग को ट्रेंड ऐड करना चाहिए? ऐड करना चाहिए, तभी तो मुझे पता चलेगा कि मैंने कितना शॉर्ट सेल किया है। सो हमारा पहला स्टेप ही क्या है? टू आइडेंटिफाई द शॉर्ट सेल्स। सबसे पहले ये तो देखो कि उस इंडेमनिटी पीरियड में आपने कितना कम माल बेचा। कितना कम माल बेचा निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? पहले तो ये देखो एक्चुअल में कितना बेचा, एक्चुअल में जितना बेचा उसको कंपेयर किससे करेंगे? उसी ड्यूरेशन में प्रीवियस ईयर कितना बेचा था। लेकिन इफ आपकी कोई एजम्पशन थी कि मेरा ग्रोथ होना चाहिए था, उस ग्रोथ परसेंटेज को ऐड या लेस करेंगे तो अपना पता चल जाएगा कि स्टैंडर्ड टर्नओवर कितना है। दिस शुड बी योर एक्चुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसमें से आपने जितना एक्चुअल सेल किया है हटा दे तो क्या आपको शॉर्ट सेल पता चल जाएगा कि मेरा इतना कम माल बिका है। लेकिन ये तो सेल पता चली है, पॉलिसी किसका लिया था? प्रॉफिट का और एक्सपेंसेस का। ठीक है, तो सेल जाके बोलने से इंश्योरेंस कंपनी दे देगी क्या? इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलेगी? अच्छा ठीक है इतना का शॉर्ट सेल हुआ, ये तो बताओ प्रॉफिट का नुकसान कितना हुआ। तब आप अपना फाइनेंशियल अकाउंटिंग लगाओगे कि देखो पिछले साल जीपी परसेंटेज था 20%, हमारा उम्मीद था कि जैसे जैसे ट्रेंड बढ़ रहा है हम 5% इस बार एक्स्ट्रा कमाते, तो मेरा इस बार का जीपी परसेंट होना चाहिए था 25%। तो जितना शॉर्ट सेल है उस पे मैं जीपी परसेंटेज लगा दूं तो मेरे को प्रॉफिट मिल जाएगा ना। प्रॉफिट कैसे मिलता है? जीपी परसेंटेज को मल्टीप्लाई कर दो सेल के साथ में तो प्रॉफिट आएगा। क्लियर है? लेकिन अब इंश्योरेंस कंपनी क्या बोलती है? आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से जीपी परसेंटेज नहीं चाहिए। आप जीपी परसेंटेज कैसे निकालोगे? जैसे हम बता रहे। ठीक है, कैसे बताया उन्होंने? उन्होंने बोला कि 2 तरीका है। आप 2 चीज हमसे कवर करवाते हो। ठीक है, क्या करते हो? एक तो खर्चों का कवर करवा रहे हो और एक प्रॉफिट का कवर करा रहे हो। तो यानी इन शॉर्ट आपके लिए जो चीज कवर हो चुकी है वो प्रॉफिट ही है। एक तो प्रॉफिट आई, सेल्स के ऊपर जितना लॉस किया वो तो हमारा प्रॉफिट आई, प्लस जो एक्सपेंसेस हमने इंश्योरेंस कंपनी से कवर करवाए। क्यों कवर करवाए? क्योंकि हम उसको लॉस मान रहे थे, बट अब वो कवर्ड हो चुका है तो वो भी मेरा प्रॉफिट ही है ना एक तरीके से। ठीक है, तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है एवरीथिंग विच यू हैव कवर्ड इज योर प्रॉफिट। जो चीज आपने कवर करवाई है वो आपकी प्रॉफिट है। अब देखो मैंने यहाँ क्या लिखा, या तो जीपी परसेंट या एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस लेना है। जब क्वेश्चन में डायरेक्ट जीपी होगा ना तो ग्रॉस प्रॉफिट ले लेंगे, इफ नहीं होगा तो क्या लेंगे? नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। ठीक है, दोनों में से एक कंसिडर करना है, दोनों नहीं। क्योंकि एक बात बताओ, इफ क्वेश्चन एनपी देगा, इफ क्वेश्चन आपको एनपी देगा, अपना पीएल ऐसा होता है, हमें तो प्रॉफिट परसेंटेज, ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है या नेट प्रॉफिट परसेंटेज। तो इफ मेरा ये पीएल है, क्वेश्चन मुझे नेट प्रॉफिट दे दे, तो इसको नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय सेल्स कर सकते हैं क्या? इससे तो नेट प्रॉफिट परसेंटेज आएगा। यहां से मुझे कहां तक जाना है? ग्रॉस प्रॉफिट तक। रिवर्स जाने के लिए हम लोग क्या करते हैं? एक्सपेंसेस को एड बैक करते हैं ना। लेकिन यहाँ पे एक्सपेंसेस कौन से एड बैक करने बोले? वही एक्सपेंसेस जिसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है। क्लियर? वही लॉजिकल है मेरे लिए। इंश्योरेंस कंपनी बोलती है जिसका तुमने मुझसे इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है, मेरे लिए वो खर्चे है ही नहीं, उसको मेरे सामने लेके ही मत आओ। मेरे को तो बस ये बताओ कौन से एक्सपेंसेस का आपने कवर करवा रखा है, उसको मैं इसमें वापस ऐड कर दूं इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, तो क्या मुझे वापस जीपी मिल जाएगा? रिवर्स कैलकुलेशन। ठीक है, यहां से रिवर्स जाएंगे तो जीपी तक पहुंच जाएंगे ना अपन। क्लियर है? तो अल्टीमेटली जीपी ही चाहिए जीपी परसेंटेज निकालने के लिए। ग्रॉस प्रॉफिट आ गया, डिवाइडेड बाय क्या करें?
अभी लॉस ऑफ स्टॉक में क्या कर रहे थे, जीपी परसेंटेज कौन सा ले रहे थे तुम लोग, पिछले साल का यूनिफॉर्म जीपी परसेंटेज। तो यहाँ पे भी डिवाइडेड बाय सेल्स करना है, तो कौन सा सेल चाहिएगा, पिछले साल का। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, और टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर बोले तो ये वाला, इसमें पूरा टर्नओवर। तो मेरा जीपी परसेंटेज आ गया। सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट था, उस रूम में कर लीजिए। सबसे पहले क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट। क्वेश्चन में दिया हुआ है तो डायरेक्ट वो ले लो, या फिर नहीं दिया हुआ तो एनपी दिया हुआ है तो क्या करना पड़ेगा, रिवर्स जाके जीपी तक पहुंचना है। तो क्या करेंगे, इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस को ऐड करेंगे, डिवाइडेड बाय सेल्स। सेल्स कौन सा, एग्जैक्ट पिछले साल का, ध्यान रखना। बिकॉज अभी हमने लॉस ऑफ स्टॉक में देखा था कि जीपी परसेंटेज कौन सा लेते हैं, करंट ईयर का थोड़ी लेते हैं, लास्ट ईयर का, वो भी एक्चुअल। तो यहाँ पे एक्चुअल सेल्स लेना पड़ेगा ना, पिछले साल का 12 महीने का, तो वो ले लिया हमने। तो मेरा जीपी परसेंटेज आ जाएगा। क्लियर है ये चीज। अब ये नहीं समझ में आया तो ये क्या था, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस अनइंश्योर्ड चार्जेस, भी तो एक ही चीज है। नेट प्रॉफिट प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस बोलो, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड बोलो। यानी मेरे प्रॉफिट में से, जो प्रॉफिट है उसमें से वो एक्सपेंसेस हटा दो जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा, तो इंश्योरेंस कंपनी तो उसी का ही कवर दे रहा है। या फिर मेरे नेट प्रॉफिट में वो एक्सपेंसेस ऐड कर दो जिसका इंश्योरेंस करवा रखा है, दोनों का कैलकुलेशन सेम है। क्लियर है। लेकिन नीचे ध्यान रखना, सिली मिस्टेक यहां करते हो तुम लोग। जीपी डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर, जीपी प्लस, ये तो है ही ना कॉमन, तो ये कॉमन है। हाँ, यहाँ पे जीपी स्लैश एनपी है अपना। देखो मुझे क्या चाहिए, ये तो कवर कर ही रहा है, तो दिस इज माय प्रॉफिट। जिस इंश्योरेंस कंपनी के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचो ना, नॉट फाइनेंशियल अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से, इंश्योरेंस कंपनी क्या बोल रही है, इन एक्सपेंसेस को मैं तुम्हें दे ही रहा हूं, तो इंश्योरेंस कंपनी के लिए ये तो प्रॉफिट ही है तुम्हारा, तभी तो तुम मांग रहे हो उससे। तुम क्या है, कंसीक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, तो तुम्हारे लिए नुकसान है ना, तुमने ये मांगा। अब इंश्योरेंस कंपनी क्वेश्चन कभी ये देगा कभी ये देगा, तो दोनों में से एक कंसिडर करना है तुम लोग। एक ही है, ये भी तो एक ही है। टर्नओवर इनटू 100, दोनों में से एक कंसिडर करना है। एनपी दिया हुआ ही नहीं रहेगा कभी भी रिवर्स कैलकुलेशन में, क्योंकि रिवर्स कैलकुलेशन जब भी रहेगा तुम्हारे पास एनपी रहेगा और उसमें इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस क्वेश्चन में रहेंगे। लेकिन जो ये परसेंटेज हमने निकाला है वो तो पिछले साल का निकाला है, कुछ तो कुछ एक्सपेक्टेशंस होती है, उस एक्सपेक्टेशंस को क्या करना पड़ेगा, प्लस माइनस करना पड़ेगा। तो उसको प्लस माइनस हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, करंट ईयर का जीपी परसेंट। ये करंट ईयर का जीपी परसेंट मैं इस सेल्स के साथ मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या लॉस ऑफ प्रॉफिट आ जाएगा। टोटल कितना कम हमने सेल किया उसमें मैं जीपी परसेंटेज लगा दूं तो मेरे को प्रॉफिट का नुकसान पता चल जाएगा कि कितना प्रॉफिट का लॉस किया हमने, उतना ही तो इंश्योरेंस कंपनी से मांगना है। तो थर्ड स्टेप में हमने क्या किया था, कैलकुलेशन ऑफ लॉस ऑफ प्रॉफिट। तो सबसे पहले काम क्या है, शॉर्ट सेल्स कैलकुलेट करेंगे। शॉर्ट सेल्स कैसे निकलता है, जो मेरा एक्चुअल सेल्स है ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड वो तो है ही। अब देखो स्टैंडर्ड टर्नओवर, स्टैंडर्ड टर्नओवर क्या होता है, प्रीवियस ईयर में ड्यूरिंग दैट इंडेमनिटी पीरियड कितना सेल्स था, उसमें प्लस माइनस क्या करना है, ट्रेंड कुछ तो बड़ा ही होगा ना, एक्सपेक्टेशंस। इफ एक्सपेक्टेशन ज्यादा है तो ऐड कर दो, इफ एक्सपेक्टेशन कम है तो माइनस कर दो। दैट विल बी योर एक्चुअल स्टैंडर्ड टर्नओवर। उसको कंपेयर करो आपका एक्चुअल सेल्स के साथ में, यू विल गेट द शॉर्ट सेल्स। उस शॉर्ट सेल्स को मल्टीप्लाई करना है जीपी परसेंटेज से। एंड जीपी परसेंटेज निकालने के दो तरीके हैं, जीपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस या फिर एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस, और एक क्या था, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। इंश्योर्ड और अनइंश्योर्ड चार्जेस क्या होता है, क्लियर है, मतलब वो खर्चे जिसका हमने इंश्योरेंस करवा रखा है, दैट इज माय इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। एंड वो एक्सपेंसेस जिसका इंश्योरेंस नहीं करवा रखा वो मेरे क्या है, अनइंश्योर्ड चार्जेस। क्लियर है। टर्नओवर कौन सा लेना है, पिछले साल का, पिछले साल, एग्जैक्ट पिछले साल, एग्जैक्ट पिछले साल। एग्जैक्ट मतलब जिस दिन आग लगा उस दिन से पिछले साल नहीं,
एग्जैक्ट प्रीवियस ईयर। नेक्स्ट वाला हो गया ना, मतलब जैसे एक अगर जैसा बोला था कि में देखते हैं स्टैंडिंग टर्नओवर बढ़ेगा, स्टैंडिंग टर्नओवर में स्टैंडर्ड टर्नओवर तो ये हो गया तुम्हारा जिस पीरियड में इंडेमनिटी हुआ, एक्चुअल उसी पीरियड में पिछले साल कितना सेल्स था, वो तो शॉर्ट सेल निकालने के लिए, लेकिन जीपी परसेंटेज निकालने के लिए एग्जैक्ट पिछले साल का टर्नओवर लेना है। आप इस ईयर में है, इसका जस्ट पिछला साल तो यही होगा, इस पिछले साल में एक्चुअल टर्नओवर कितना था 12 महीने का, वो कंसिडर करना है। मेरा वही कपड़ा बीच में कोविड आया, खत्म हो गया 5 साल में, लेकिन मेरा 4 साल में अच्छा खासा प्रॉफिट था, और ये कोविड वाला साल में मेरा बहुत खराब। हाँ, इसी में मतलब कोविड वाला साल ही हम लोग को पकड़ना पड़ेगा। हाँ, वही पकड़ना पड़ेगा, तो मेरा कम दिखेगा। हाँ, जीपी परसेंटेज निकालने के लिए तुमको तो वही कंसिडर करना पड़ेगा। लेकिन अगर नहीं, जैसे वो तो फिर मेरा डाउनफॉल हो गया ना एक बार। डाउनफॉल तो हो ही गया, लेकिन तुमने इंश्योरेंस कितना करवा रखा, उसके बेस पे लास्ट में जाके एवरेज क्लॉज भी तो लगेगा तुम्हारा, लास्ट में जाके एवरेज क्लॉज भी तो लगेगा तुम्हारे ऊपर में। इससे मेरे को प्रॉफिट हुआ या लॉस हो गया? कम सेल्स दिखने से तो तुम्हारा लॉस ही हुआ, क्योंकि प्रॉफिट का नुकसान ही नहीं है था तुम्हारा। पिछले साल सपोज कोविड की वजह से तुम्हारा 10 लाख का ही सेल था, तो तुम्हारा जीपी परसेंटेज क्या आएगा, कम आएगा ना। लेकिन करंट ईयर में तुम क्या करेगा, फिर ट्रेंड ऐड नहीं करेगा। कोविड में तुम्हारा उम्मीद था कि सेल ज्यादा अच्छा होता तो प्रॉफिट ज्यादा कमाता, लेकिन सेल कम हुआ, तो तुम्हारा जीपी परसेंटेज तो कांस्टेंट रहता है। जीपी परसेंटेज से सेल्स को क्या लेना देना। सपोज तुम नॉर्मली 30% का मार्जिन करते हो, 10 लाख का माल बेचोगे तो 30% बोले तो 3 लाख रुपए कमा रहे हो, 10 करोड़ का बेचोगे तो 3 करोड़ कमा रहे हो, बट जीपी परसेंटेज थोड़ी बदल रहा है। प्रॉफिट परसेंटेज मार्जिन तो उतना ही है ना, बस तुम्हारा अमाउंट बदल रहा है, बट यहाँ पे तो अमाउंट निकाल ही नहीं रहे। हम लोग को तो क्या चाहिए, प्रॉफिट परसेंटेज चाहिए, तो उसके लिए पिछले साल का टर्नओवर यानी यूनिफॉर्म प्रॉफिट परसेंटेज तो कंसीडर किया। अब चाहे कोविड से तुम्हारा सेल कम था या ज्यादा था, लेकिन तुम्हारा मार्जिन तो नहीं बदला ना। हाँ, इफ मार्जिन बदला है तभी तो हम लोग क्या करते हैं, प्लस माइनस ट्रेंड। तुम बोलोगे कोविड के चक्कर में नॉर्मली तो नॉर्मल अभी जैसे सिनेरियो है, तुम हर कस्टमर से 30% प्रॉफिट मार्जिन लेते हो, लेकिन कोविड में सिचुएशन ऐसा था जो भी कस्टमर बस गुड्स बेचना है तो तुम क्या कर रहे थे, 20% मार्जिन में भी बेच रहे थे। लेकिन फिर तुम्हारा फ्यूचर एक्सपेक्टेशन ट्रेंड कि पिछले साल 20% से प्रॉफिट मार्जिन कमाया, अब फ्यूचर में कम से कम 30% से तो कमाएंगे, तो 10% क्या है, ट्रेंड, तो वो तुम्हारा प्लस माइनस होगा ही होगा। वो बिजनेस सिनेरियो में सब, लेकिन जीपी परसेंटेज में कोई फर्क नहीं आएगा तुम्हारा कोविड को लेके। क्लियर है, सिर्फ वो वैल्यूज में फर्क आएगा। तो पहला 2 स्टेप क्लियर है क्या। सबसे पहले शॉर्ट सेल निकालना है, सबसे पहले क्या करना है, कितना कम हमने सेल किया ड्यूरिंग द इंडेमनिटी पीरियड कंपेयरिंग टू द प्रीवियस ईयर ड्यूरिंग दैट पीरियड। फिर उसके ऊपर कितना प्रॉफिट का नुकसान हुआ, उसके लिए हम लोग को सबसे पहले क्या चाहिए, जीपी परसेंटेज, वो कैलकुलेट करेंगे, देन वी विल गेट अवर लॉस ऑफ प्रॉफिट। शॉर्ट सेल को यदि जीपी परसेंटेज से अनइंश्योर्ड चार्जेस कि ग्रॉस प्रॉफिट पे है, ग्रॉस प्रॉफिट से वो खर्चे हटा दूंगा जिसका मैंने इंश्योरेंस करवाया ही नहीं है। तो इंश्योरेंस कंपनी से हमने कितना करवाया होगा, बचा हुआ प्रॉफिट का ही तो करवाया होगा, तो बस उतना ही। इंश्योरेंस कंपनी इन शॉर्ट क्या बोलती है, मेरे से जितना प्रॉफिट और एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस करवाया है ना, उसको ही हम प्रॉफिट मानते हैं। पहला बात है, ये दोनों फॉर्मूला एक साथ एप्लीकेबल नहीं होगा, इसीलिए दोनों को अलग अलग लिखा। एक क्वेश्चन में दोनों में से सिर्फ एक ही एप्लीकेबल होगा, आपको डेटा ही ऐसा दिया हुआ रहता है। कभी भी ऐसा डेटा नहीं रहेगा जहां पे तुम दोनों फॉर्मूला लगाने के लिए कंफ्यूज हो जाओ, ऐसा कभी भी नहीं होगा। जीपी परसेंटेज का एक ही तरीका होगा, ये दोनों को मैंने इसलिए लिख के रखा बिकॉज यू विल बी फाइंडिंग सर्टेन क्वेश्चन जहां पे कभी ये एप्लीकेबल हो रहा है और कभी ये एप्लीकेबल हो रहा है, इसलिए दोनों तरीके से मैंने समझा दिया पहले। क्योंकि ये मैं क्या बोल रहा हूँ, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, ये इंश्योरेंस पॉइंट ऑफ व्यू से है। इंश्योरेंस कंपनी इस तरीके से प्रॉफिट परसेंटेज निकालती है। वो ग्रॉस प्रॉफिट परसेंटेज को क्या समझती है पता है, उसके लिए जितना पैसा जाना है ना वही प्रॉफिट है। उस इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट से कितना पैसा जाना है, जितना प्रॉफिट हम मांग रहे हैं प्लस जितना खर्चा हम मांग रहे हैं, यहाँ पे उसने वही कंसिडर किया। यहाँ पे इंश्योरेंस कंपनी से कितना जाना है, जितना प्रॉफिट हम मांग रहे हैं माइनस जितना खर्चा हम क्लेम ही नहीं किया, तो नेट पैसा तो उनके पॉकेट से कितना जाएगा,
इसका जो डिफरेंस वैल्यू होगा वही नेट पैसा जाएगा ना इंश्योरेंस कंपनी के पॉकेट से। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मेरे पॉकेट से जो नेट जाने वाला है ना, मेरे लिए वही प्रॉफिट है आपका, उसके बेसिस को हम परसेंटेज बनाएंगे और कुछ नहीं। हाँ, फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू तो हम लोग क्या करते हैं, सिंपली करते, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, फिर इतना कुछ करते ही नहीं हम लोग। सिर्फ ये जो फॉर्मूलाज है, ये जो तरीका है, ये इंश्योरेंस कंपनी अडॉप्ट करती है। क्लियर है? और इनके अपने सर्टेन पैरामीटर्स है, इन्होंने ऐसा क्यों किया, उसके लिए IRDA एक्ट के अंदर प्रॉपर्टी कुछ ना कुछ तो फॉर्मेलिटी होगा ना, कि ताकि उनको फ्यूचर में नुकसान नहीं हो। इकोनॉमिस्ट ने कुछ तो सोच के ही ये चीज किया होगा। क्लियर है? बट ये ध्यान रखो, ये फाइनेंशियल पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो और क्लैरिटी आएगा इसके साथ में। बट मेन चीज क्या है कि लॉस ऑफ प्रॉफिट एंड एक्सपेंसेस, जिसको हम लोग कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी बोलते हैं, सबसे पहले क्या चाहिए, प्रॉफिट कितना नुकसान हुआ, वो कैसे निकालेंगे। पहले तो देखो सेल कितना कम किया, उस सेल जितना कम सेल करेंगे उसी के ऊपर प्रॉफिट का नुकसान है, तो उसको मल्टीप्लाई करो जीपी परसेंटेज। तो उसके लिए पहले क्वेश्चन में जीपी परसेंटेज निकालना पड़ेगा, और क्वेश्चन खुद दे रखा है, फिर तो टेंशन ही नहीं है। फिर तो सीधा क्या करो, एक्सपेक्टेशन प्लस माइनस करो, जिसको हम लोग ट्रेंड बोलते हैं, तो हमारा निकल गया लॉस ऑफ प्रॉफिट। उसके बाद दूसरा चीज हम क्या मांगते हैं इंश्योरेंस कंपनी से, प्रॉफिट तो पता चल गया इतना नुकसान हुआ, फिर हम और क्या मांगते हैं कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी में, एक्सपेंसेस। जिस दिन आग लगा उस दिन से लेकर नॉर्मल बिजनेस तक आने में 4 महीना लगा, तो इस ड्यूरेशन में माल बेचने के लिए खर्चा भी तो किया होगा, शिफ्टिंग किया होगा, हो सकता है होर्डिंग्स लगाया है, एडवर्टाइजमेंट कुछ भी किया हो, कुछ तो एक्सपेंसेस हुए, तो उस एक्सपेंसेस का हम लोग क्लेम मांग रहे हैं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है मैं 3 पैरामीटर्स चेक करता हूँ। सबसे पहले मैं ये देखता हूं कि आपने एक्चुअल खर्चा कितना किया। सबसे पहले तो ये बताओ इंडेमनिटी पीरियड में आपने एक्चुअल एक्सपेंस कितना किया, ठीक है, वो निकाल लिया। फिर बोलता है कि आपने इस एक्सपेंसेस की वजह से कितना टर्नओवर अचीव किया, उस पे आपका प्रॉफिट कितना है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन टर्नओवर अचीव्ड ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस। क्योंकि इंश्योरेंस कंपनी सेल के ऊपर थोड़ी देगी, वो तो प्रॉफिट के ऊपर ही देगी। बोलते हैं आपका खर्चा हुआ, आप तो ऐसे बोलोगे 5 लाख का खर्चा हुआ, और रियल में माल बेच के आपने कमाया ही है 5,000, तो कोई पैरामीटर है क्या? यानी आपने जानबूझ के एक्सपेंसेस ज्यादा किए हैं और सेल्स कम किए, हमें बेवकूफ बनाने के लिए। माना आपने इंश्योरेंस करवा रखा अपने एक्सपेंसेस का, बट एक्सपेंसेस का कुछ तो पैरामीटर होगा। 5,000 की सेल करने के लिए क्या 5 लाख का एक्सपेंस करोगे क्या? इतने बेवकूफ तो हो नहीं। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है अच्छा कोई बात नहीं बेटा, तुमने इतना खर्चा किया, पहले ये बता इस खर्चे को करके कितना कमा रहा है तू, कमाई कितना हो रहा है। ऐसा तो नहीं है सिर्फ एक्सपेंस ही कर रहा है हमसे क्लेम लेने के लिए। तो बोला कि टर्नओवर जो अचीव किया ड्यू टू एडिशनल एक्सपेंसेस, उस पर कमाया कितना, वो निकाल लो। ठीक है, तो एक्चुअल में देखें तो जितना आपने कमाया, जितना आपने कमाना है उतना ही तो इंश्योरेंस करवाया होगा आपने। तुम्हारी जो एक्सपेक्टेशंस थी ऑन द इंडेमनिटी पीरियड, उस पे जो प्रॉफिट कमाने वाले थे उतना ही इंश्योरेंस करवाया होगा आपने एक्सपेंसेस का। लेकिन जानबूझ के क्या करते हैं हम लोग, अंडर इंश्योरेंस करवाते हैं, क्योंकि हम लोग को प्रैक्टिकली देखिए ये जो चीज है, देखो यहाँ पे क्या लिखा अलग से, इसका तो इंश्योरेंस नहीं करवाते ना। क्यों नहीं करवाया तुमने? प्रीमियम सेव करने के लिए, यानी जानबूझ के ये अंडर इंश्योरेंस वाला कंसेप्ट है। रियलिटी में किसका करवाया हमने, इसका। अब यहाँ पे देखो क्या है, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। व्हाट डू यू मीन बाय एडजस्टेड टर्नओवर? क्या था एडजस्टेड टर्नओवर? जिस दिन आग लगा उसके जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स में जितना आपका सेल्स हुआ उसी को अपन बोलते हैं एडजस्टेड टर्नओवर। जिस दिन आग लगा उसके जस्ट प्रीवियस 12 मंथ्स में आपका जो सेल है उसी को बोलते हैं हम लोग एडजस्टेड टर्नओवर। लेकिन ये एडजस्टेड नहीं, इसमें कुछ एडजस्टमेंट रहेगा, ट्रेंड का प्लस माइनस रहेगा, क्योंकि ये तो पिछला साल है, बट यहाँ करंट ईयर में कुछ तो हुआ होगा, सरप्लस बड़ा होगा मेरा, तो वो क्या करना पड़ेगा, एडजस्ट करना पड़ेगा। तो यानी एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब क्या है, जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर जो 12 मंथ्स है उसमें आपका कितना टर्नओवर था, उस पे अपना जीपी परसेंटेज लगाएंगे तो क्या आ जाएगा,
ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर, यानी एक्चुअल में उतने का इंश्योरेंस हमने करवा रखा है, लेकिन प्रैक्टिकली करवाना कितना चाहिए था, जो अनइंश्योर्ड चार्जेस है उसका भी तो करवाना चाहिए था, आपने वो नहीं करवाया। तो इंश्योरेंस कंपनी बोलती है कि थर्ड स्टेप में हम क्या देखेंगे कि आपने इंश्योरेंस कितना कराया, मतलब आपने तो प्रॉफिट का इंश्योरेंस करवाया होगा सिर्फ, डिवाइडेड बाय कितना कराना चाहिए था, कितना कराना चाहिए था, उसमें अनइंश्योर्ड चार्जेस को ऐड कर दो, मल्टीप्लाई बाय द एक्चुअल खर्चे जो आप लोग लॉस ऑफ स्टॉक में भी करते हो। एडिशनल एक्सपेंस क्या है, कुछ नहीं है, एक्चुअल एक्सपेंस है, तो आपका ये एवरेज क्लॉज यहाँ इंश्योरेंस कंपनी लगा रही है। तो इन तीनों स्टेप में जहां पे वैल्यू कम आएगा उतने एक्सपेंसेस का इंश्योरेंस कंपनी क्लेम एडमिट करती है। पहले बोलती हो सकता है यहाँ पे तुम्हारा 5 लाख निकल जाए, यहाँ प्रैक्टिकली तुमने माल बेच के 50,000 ही कमाया था पिछले साल, ठीक है, और यहाँ कुछ समथिंग तुम्हारा समझ लो 70,000 निकल जाए, तो इंश्योरेंस कंपनी कितना देगी, 50,000 ही देगी। बोलता है इससे ज्यादा तो आपको नुकसान ही नहीं हुआ है। आप बोल रहे हो आपका एक्चुअल एक्सपेंस 5 लाख है, तो आपको क्लेम दे देंगे क्या, बिल्कुल भी नहीं। इट इज कंसिक्वेंशियल लॉस पॉलिसी, तो जो आपका लॉस है हम उतना ही बियर करेंगे आपके लिए। क्लियर है? तो ये स्टेप आपके लिए थोड़ा सा ट्रिकी रहेगा, क्योंकि जब आप एडजस्टेड टर्नओवर निकालोगे ना तो यहाँ पे वर्किंग्स आ जाती है, क्योंकि ट्रेंड का बहुत उल्टा फुल्टा चलेगा। क्योंकि ट्रेंड कहाँ लगा होगा, इन ड्यूरेशन में मेरा कोई भी ट्रेंड नहीं होगा, बट यहाँ पे तो क्या हो गया होगा, महंगाई की वजह से ट्रेंड प्लस माइनस हुआ है, तो इस ड्यूरेशन का प्लस माइनस करना ही रियल कैलकुलेशन। तो ये जब निकालोगे ना, यहाँ असली मजा आएगा अपने को क्वेश्चन सॉल्व करने में, बाकी इतना कोई कॉम्प्लिकेटेड नहीं रहेगा। फिर आगे जाके ये पता चल गया कि कितना एक्सपेंस क्लेम होने वाला है, तो हमने क्या बोला एडजस्टेड टर्नओवर के लिए कि पिछले 12 महीने में जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर जो था उसमें ट्रेंड को प्लस माइनस कर दो तो एडजस्टेड टर्नओवर आ गया, उस पे जीपी परसेंटेज लगाएंगे तो ग्रॉस प्रॉफिट निकल गया मेरा, वही वर्डिंग्स था वहां पे, ग्रॉस प्रॉफिट ऑन एडजस्टेड टर्नओवर। क्लियर है ये? तो एक बार पता चल गया कि एक्सपेंसेस इतना क्लेम मिलेगा और प्रॉफिट का इतना क्लेम मिलेगा, तो प्रॉफिट प्लस एक्सपेंसेस टोटल हम इतना क्लेम मांगने जाएंगे इंश्योरेंस कंपनी से। लेकिन इसमें से आपने कोई भी खर्चा बचा लिया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया था कि 5 लाख का रेंट था और 2 लाख का माफ हो गया, तो वो तो क्या है, सेविंग इन इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस। हमने इंश्योरेंस करवा रखा था 5 लाख, लेकिन सेव कितना कर लिया, 2 लाख, तो सेविंग्स का पैसा देगी क्या इंश्योरेंस कंपनी, नहीं देगी। तो जब मुझे टोटल लॉस ऑफ प्रॉफिट निकालना है तो क्या क्या किया, जो मेरा प्रॉफिट का नुकसान था और जो एक्सपेंसेस हमने क्लेम निकाला था वो, उसमें से जितना खर्चा हमने बचा लिया हटा लो, तो दैट इज अवर नेट लॉस ऑफ प्रॉफिट। इतना इंश्योरेंस कंपनी को देना चाहिए, बट यहाँ पे क्या आ जाएगा, एवरेज क्लॉज लास्ट में क्लेम अमाउंट कैसे निकलेगा, वही जो हम लोग लॉस ऑफ स्टॉक में करते थे, कितना इंश्योरेंस करवाया डिवाइडेड बाय करवाना चाहिए था मल्टीप्लाइड बाय लॉस ऑफ प्रॉफिट, एक्चुअल लॉस। और ये क्या है, ये करवाना चाहिए था कौन सा अमाउंट है, ये वाला, इतना ही करवाना चाहिए था मेरे को, ठीक है। और कितना करवाया वो क्वेश्चन खुद देगा, कितने रुपए का आपने इंश्योरेंस करवाया है वो क्वेश्चन खुद देगा आपको, ये क्वेश्चन प्रोवाइड करेगा, इतना चीज आपको क्वेश्चन देगा। तो दीज आर द सर्टेन 7 स्टेप जिसकी बेसिस पे हमारे लॉस ऑफ प्रॉफिट में इंश्योरेंस कंपनी क्लेम डिसाइड करती है। सबसे पहले क्या निकालना है, एक बार रिवाइज करते हैं, शॉर्ट सेल्स। शॉर्ट सेल्स कैसे निकालेंगे, उस टाइम ग्राफ को याद करो। अब पूरा सब कुछ इसके बेसिस पे कि शॉर्ट सेल क्या होता है कि इंडेमनिटी पीरियड में जितना सेल हुआ उसको कंपेयर करेंगे प्रीवियस ईयर के उसी पीरियड के साथ में, लेकिन प्लस माइनस ट्रेंड, क्योंकि वो तो कुछ ना कुछ होगा ना, आगे फ्यूचर में आएंगे तब। तो मेरे को शॉर्ट सेल पता चल गया, उस सेल को मल्टीप्लाई कर दो जीपी परसेंटेज से तो लॉस ऑफ प्रॉफिट पता चल गया। जीपी परसेंटेज निकालने के अपने तरीके हैं, जीपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस या फिर एनपी प्लस इंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर का मतलब क्या था, एग्जैक्ट पिछले साल जो मेरा टर्नओवर था उसको कंसीडर करना है, दिस इज टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर। क्लियर है? और एक तरीका क्या था, जीपी माइनस अनइंश्योर्ड स्टैंडिंग चार्जेस डिवाइडेड बाय सेल्स इनटू 100, जीपी परसेंट आ गया। एक्सपेंसेस के लिए 3 स्टेप है, सबसे पहले देखो कि एक्चुअल में कितना खर्चा किया, फिर
उस खर्चा करने की वजह से मेरा सेल्स हुआ कितना है, उस पे कितना प्रॉफिट कमाया, जीपी ऑन एडिशनल सेल्स, एडजस्टेड सेल्स मत बोलना, एडिशनल सेल्स, ठीक है। उसके बाद क्या देखना था, इंश्योरेंस कितना करवाया डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था, मल्टीप्लाइड बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, कितना करवाया मतलब जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था, जीपी ऑन एडजस्टेड टर्नओवर प्लस अनइंश्योर्ड चार्जेस, उसका भी तो करवाना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय एडिशनल एक्सपेंसेस, जो आपका एक्चुअल में एडिशनल एक्सपेंस हुआ है, तो उसमें से विच एवर इज लोअर आएगा उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको क्लेम दे देगा। क्लियर है ये चीज। उसके बाद में हमारा क्या है, एक्चुअल लॉस निकालेंगे और प्रॉफिट वो कैसे निकलेगा, जितना प्रॉफिट का हुआ जितना एक्सपेंसेस हुआ उसमें से जितना सेव कर लिया हमने, तो मेरे को एक्चुअल इंश्योरेंस कंपनी से कितना मांगना है पता चल गया। फिर एवरेज क्लॉज लग गया मेरा कि जितना इंश्योरेंस करवाया डिवाइडेड बाय कितना करवाना चाहिए था, मल्टीप्लाई बाय एक्चुअल लॉस ऑफ प्रॉफिट, वी विल गेट the amount of claim which we have to ask from insurance company। फिर से ध्यान रखना ये स्टेप थोड़े से ऐसे अजीब से क्यों लग रहे हैं, बिकॉज ये IRDA ने दिया है, ये कोई फाइनेंशियल अकाउंट्स के थ्रू स्टेप्स नहीं निकले, ये IRDA का है, जीपी निकालने का तरीका भी उनका है, एडिशनल एक्सपेंसेस को कंसिडर करने का भी तरीका उनका है। क्लियर है, इसलिए थोड़ा सा ऐसा, बट जब हम क्वेश्चंस करेंगे ना, बस इसको क्लैरिटी रखना और दिमाग में ये चीज ध्यान रखना कि एडजस्टेड टर्नओवर का मतलब जस्ट बिफोर द डेट ऑफ फायर 12 महीना जो होता है उसको लेना है। टर्नओवर ऑफ प्रीवियस ईयर की बात करें तो ये होता है। क्लियर है, स्टैंडर्ड टर्नओवर का मतलब क्या होता है, उसी ड्यूरेशन पिछले साल कितना टर्नओवर था, जिस ईयर जितना पीरियड मेरा इफेक्टेड है उतना ही पीरियड में पिछले साल मेरा कितना सेल था, वो मेरा स्टैंडर्ड टर्नओवर है। क्लियर है, हर सिनेरियो में ट्रेंड का प्लस माइनस चलेगा, क्योंकि कंपैरिजन जब पास्ट से करते हैं तो प्रेजेंट में आने में महंगाई की वजह से कुछ तो एक्सपेक्टेशन प्लस माइनस होगा। क्लियर है, तो इतना चीज के साथ में योर वर्क इज टू जस्ट रिवाइज दिस पार्ट, लॉस ऑफ स्टॉक को पूरा प्रॉपर्ली रिवाइज करेंगे। नेक्स्ट क्लास में जब अपन मिलेंगे तो क्या करेंगे, इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस करेंगे, एक एक क्वेश्चंस करने से आपका क्लैरिटी आता जाएगा कि अच्छा ऐसे था और इस तरीके से था। आपको इतना ही रिवाइज करके आना है, दिमाग में फीडिंग करके आना है कि हाँ इस तरीके से स्टेप्स है, और अच्छे से आपका पूरा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। मोस्ट प्रोबेबली इन द नेक्स्ट लेक्चर और कमिंग वन मोर लेक्चर, जहाँ पे हम लोग और एक्स्ट्रा क्वेश्चन करेंगे, पास्ट पेपर्स वगैरह, तो अपना पूरा का पूरा इंश्योरेंस क्लेम विच कंसिस्ट ऑफ नियरली 10 मार्क्स हर अटेम्प्ट में आता है, वो अपना कवर हो जाएगा। ऐसे करते करते 10 मार्क 10 मार्क 5 मार्क करते करते वी विल कवर अवर 75 प्लस टारगेट। क्लियर है, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू।